ओके, नाउ हम आगे बात करेंगे, बट खिलाफत मूवमेंट हमें समझना है उससे पहले चंपारण सत्याग्रह के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें कवर कर लेते हैं। तो पहले आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए CDS का क्वेश्चन है, इसमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला ये कहा जा रहा है कि इंडिगो प्लांटेशन से संबंधित है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन प्लांटर्स ने जब जमींदार का ऑपरेशन किया, यानी जमींदार को सताया गया, तो इसके कारण ये शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे जो सेकंड है वो बिल्कुल गलत है। जमींदार का ऑपरेशन नहीं हो रहा था, किसानों का ऑपरेशन हो रहा था, यानी किसानों को मजबूर किया जा रहा था ज़बरदस्ती प्लांटेशन के लिए। और इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न आपको पता होगा। इसका रीज़न तो ये था कि जो प्लांटेशन है किसकी, नील की, वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं थी किसानों के लिए। इस वजह से किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। जो इंडिगो है, इसे हम हिंदी में नील कहते हैं, इसका इस्तेमाल कपड़ों में डाई के रूप में होता था। और जब जर्मनी में सिंथेटिक डाई की डिस्कवरी हो गई तो इंडिगो की डिमांड काफ़ी घट गई। और इंडिगो एक ऐसी फसल थी जिसे लगाने के बाद ज़मीनों में जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं बचती है। तो इससे क्या होता था? इससे ये होता था कि उनकी ज़मीनें तो गई किसानों की, और इस तरीके से ये भी होता था कि जो इंडिगो है वो बिल्कुल भी मुनाफे वाला सौदा नहीं रहा। बट यूरोपियन प्लांटर्स मजबूर कर रहे थे किसानों को इंडिगो लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड गलत है और पहला बिल्कुल सही है, इंडिगो प्लांटेशन से ही संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और कंसेप्ट है तिनकठिया का, वो भी मैं समझा देता हूँ, उसका क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया क्योंकि ये भी PYQ है। तो ये वो क्वेश्चन है, इसमें मैंने जैसे आपको बताया सारी चीज़ें मैंने ऐड ऑन कर दी हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो गांधी जी को रिक्वेस्ट किया गया राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा कि जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं इंडिगो प्लांटर्स को लेकर चंपारण में, उसके रिगार्डिंग वो कुछ विचार करें। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं और 1916 में ये BHU जाते हैं। BHU में इनॉग्रेशन हो रहा होता है, ठीक है, उसमें गांधी जी पहुंचते हैं और वहाँ गांधी जी बहुत सारी बातें रखते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जो इलीट क्लास है ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं लेबरिंग पुअर क्लास के ऊपर। पहली चीज़ जिस पे दो बार सवाल आया है CDS NDA में। दूसरी चीज़ गांधी जी ये कहते हैं कि जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, जब हम उनके उत्थान की बात करेंगे, जब उनका प्रोग्रेस होगा तभी हमें रियल सेलिब्रेशन मिलेगा। तीसरी चीज़ गांधी जी ये कहते हैं कि जो इंडियन इलीट क्लास है, इंडियन नेशनलिज्म है, वो सिर्फ इलीट क्लास के लिए है, जिसमें लॉयर्स बन रहे हैं, जिसमें जमींदार बन रहे हैं, जिसमें लैंडलॉर्ड्स बन रहे हैं, बट इसमें किसानों के हितों की कोई बात नहीं की जा रही है, लेबरिंग पुअर क्लास के हितों की कोई बात नहीं की जा रही है। ठीक है, ये गांधी जी की मुख्य बातें थी। तो अभी हम चंपारण की बात कर रहे हैं। तो चंपारण में जब गांधी जी जाते हैं तो वहाँ पे ये मुद्दा समझते हैं कि जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं वो फोर्स कर रहे हैं किसानों को कि आप जितना आपका लैंड है ना, उसमें 3/20 पार्ट में आप किसे उगाएं? इंडिगो को उगाएं, जिसे 3 कठिया कहा गया। कठिया का काट का मतलब होता है 20, ठीक है, गांव में ये वर्ड यूज होता था। 20 का मतलब होता है काट, और उसमें से 3 हिस्सा, ठीक है। तो 20 में से जो 3 हिस्सा यानी 3/20 पार्ट जो है उसमें इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया गया किसानों को। उसके बाद जो जर्मनी सिंथेटिक डाई है वो आ गया, तो यूरोपियन प्लांटर्स जो है वो और हाई रेंट मांगने लगे, इलीगल ड्यूज मांगने लगे ताकि उनका ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि अब वहाँ से तो फायदा मिल नहीं पा रहा था। तो इस तरीके से किसानों को मजबूरी में जो यूरोपियन प्लांटर्स फिक्स कर रहे थे प्राइसेस, उस प्राइसेस में बेचना पड़ रहा था। जब गांधी जी को ज्वाइन करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, मजरूल हक जी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख जी, JB कृपलानी जी, ये सभी लोग मिलकर चंपारण पहुँचते हैं और इस मुद्दे की जाँच करते हैं। और अथॉरिटीज़ को ऑर्डर किया जाता है कि एटलीस्ट इस एरिया को वंस लीव कर दें, ताकि गांधी जी फिर एट द एंड वही कहते हैं मुख्य मुद्दे में कि जो चंपारण में ये मुद्दा है बेसिकली 3 कठिया सिस्टम, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और इस चीज़ के रिगार्डिंग फिर वो फाइट भी करते हैं। हालांकि इसमें अल्टीमेट सक्सेस नहीं मिलती है, बट गांधी जी का वही कहना रहता है जो हमारा मोटिव है वो फुलफिल हो गया। हाँ देखिए, फाइनली द अथॉरिटीज रिट्रीटेड एंड परमिटेड गांधी टू मेक एन इंक्वायरी। तो गांधी जी इंक्वायरी करने के लिए उन्हें आज्ञा दे दी जाती है, गांधी जी को परमिशन मिल जाती है। और अब जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कमेटी को, वो फिर से इस मुद्दे की जांच करती है और इवन गांधी जी को मेंबर भी बनाया जाता है। पीजेंट्स को कंपेंसेशन मिलती है इलीगल ड्यूज की, बट ये कंपेंसेशन केवल 25% की ही मिलती है। इसमें अब देखिए जो 3 कठिया सिस्टम है, इस पर जो क्वेश्चन आया वो किस तरीके के हैं, उसमें तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। हाँ ये क्वेश्चन है, चंपारण के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला ये कहना है कि ये किसानों से संबंधित है। दूसरा ये कि 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट लॉन्च किया गया। तीसरा ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी जी भी गांधी जी के साथ थे।
इस मूवमेंट, इस सत्याग्रह में। और चौथा ये कि ये पहला मूवमेंट था जो गांधी जी ने ऑल इंडिया लेवल पर लॉन्च करा। तो देखिए इसका आंसर जो डी है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर नहीं था, बेसिकली चंपारण बिहार से एसोसिएटेड था, ठीक है। तो इस कारण से जो आंसर है वो डी होगा। बाकी चीज़ें बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं साथ में, JB कृपलानी जी हैं, मजरूल हक जी हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी भी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो इंक्लूडेड हैं। और तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट है, जैसा कि हमें पता है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये सब बातें हैं। और अब हम जो चंपारण सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन करेंगे वो NDA CDS के हैं मुख्यतः, जो पुराने प्रश्न हैं बट काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है और बहुत बार पूछे गए हैं। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी जी का सेकेंड अपीयरेंस दिखाता है इंडियन पॉलिटिक्स में एज अ लीडर ऑफ द मासेस। दूसरा ये है कि जो चंपारण सत्याग्रह है ये इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए लॉन्च किया गया। तो जो चंपारण सत्याग्रह है वो सेकेंड अपीयरेंस नहीं है। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, 1916 में वो BHU जाते हैं और वहीं पे उसके बाद जो लखनऊ में सेशन होता है वहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी आते हैं और इस मुद्दे की बात करते हैं। तो उसके बाद ये फर्स्ट अपीयरेंस होता है गांधी जी का लीडर ऑफ मासेस के रूप में लीड करने को लेके इंडिया में। तो ये सेकेंड नहीं, फर्स्ट है। और दूसरा बिल्कुल सही है, इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ये लॉन्च किया गया। तो आंसर यहाँ पे बी होगा, 2 ओनली। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये NDA का क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है आपके सामने और इसमें करेक्ट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहला ये कहा जा रहा है जो चंपारण सत्याग्रह है इसमें गांधी जी का फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला इंडियन पॉलिटिक्स में एज अ लीडर ऑफ मासेस, यानी जनता के लीडर के रूप में। दूसरा ये कि जो यंग नेशनलिस्ट हैं जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, JB कृपलानी जी, इन्होंने भी गांधी जी के साथ वर्क किया चंपारण में। तीसरा ये कि इस मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह की फिलॉसफी को फॉर्मुलेट किया। तो देखिए इसमें जो तीसरा है वो गलत है, क्योंकि ये हमने पढ़ा है सत्याग्रह के बारे में। वैसे तो सत्याग्रह के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और इन सब क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, बट फिलहाल आप देखिए ये सत्याग्रह है। हाँ, तो काफ़ी फेमस हिस्टोरियन चंद्रानंद देवानेसन की हमने बात करी कि साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी का निर्माण हुआ, महात्मा का निर्माण हुआ। बेसिकली महात्मा जो वर्ड है जो गांधी जी से एसोसिएट किया जाता है, ये साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने इन फिलोसफीज़ को अप्लाई किया और इसके बाद ये बेसिकली महात्मा की जर्नी तक पहुँचे। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सबसे पहले नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की एक डिस्टिंक्टिव यानी एक खास टेक्निक को फोर्ज किया जिसे सत्याग्रह कहा गया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह यानी नॉन वायलेंस, सच्चाई, इन चीज़ों को प्रमोट करना है। वैसे सत्याग्रह के ऊपर इनके टर्म्स और इससे एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया गया, फिलहाल ये ध्यान रखिए, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो इसमें जो ये पूछ रहे हैं कि ये चंपारण मूवमेंट के टाइम पर शुरू किया गया, ये गलत है, ठीक है, तीसरा गलत है। तीसरा अगर गलत है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। उम्मीद है आप अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, UPSC SCRA का क्वेश्चन है। पहला ये है कि चंपारण गांधीयन मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। गांधी जी फेवर करते हैं मास मूवमेंट्स का। दूसरा ये कि गांधी जी मूवमेंट जो है वो गांधीयन मूवमेंट वो नॉन वायलेंट होते हैं कैरेक्टर में। तीसरा ये कि जो गांधीयन मूवमेंट है ये इनमें लीडर्स का कोई रोल नहीं होता था। तो देखिए लीडर्स का रोल होता था, बेसिकली गांधी जी ने ही लीडरशिप प्रोवाइड करी मोस्ट ऑफ द गांधीयन मूवमेंट्स में। और एक बहुत ज़रूरी है कि कोई लीडर चैनलाइज करे मूवमेंट को, अदरवाइज मूवमेंट की डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे जो चोरी चोरा इवेंट हुआ उस टाइम पे भले ही वो मूवमेंट काफ़ी पीक में चल रहा था, बट गांधी जी ने ये कहा था, गांधी जी की जो मुख्य विचारधारा थी उसमें ये बात शामिल थी कि हम किसी भी तरीके से वायलेंस को बढ़ावा नहीं देंगे। और जब वहाँ पे वायलेंस हुआ तो ये जो फुल फ्लेजर मूवमेंट था ये वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा। दैट मीन्स वो लीडरशिप थी। तो इनमें लीडर का रोल होता था, यानी तीसरा गलत है और पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका बी होगा, क्योंकि हाँ नॉन वायलेंट थे, इसमें कोई दो राय नहीं है और मास मूवमेंट के फेवर में थे गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण स्ट्रगल में गांधी जी के साथ किन्होंने ज्वाइन किया? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। और चौथा है महादेव देसाई और मणिबेन पटेल जी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। बहुत सारे लोग इंक्लूडेड थे जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी हैं, इसके बाद और भी जो लोग हैं जिसमें मजरूल हक जी हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये ऑप्शन सी हैं इनमें राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ये हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है।
इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत बड़ा रोल था राजेंद्र प्रसाद जी का। जो अनुग्रह नारायण सिन्हा जी हैं, ये फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। फर्स्ट सीएम थे श्री कृष्ण सिंह जी, और जो फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो थे अनुग्रह नारायण सिन्हा जी। ठीक है, तो आंसर इसका सी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंपारण स्ट्रगल में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब खिलाफत मूवमेंट के सवाल है, बट इससे पहले हमें थोड़ा समझना है, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, खिलाफत जो वर्ड है वो कहाँ से आया? खिलाफत वर्ड आया खलीफा से। बेसिकली जो खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया, ये इंडियन मुस्लिम्स का एक मूवमेंट था जिसको लीड किया जा रहा था अली ब्रदर्स के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। डिमांड क्या थी खिलाफत मूवमेंट की? सबसे पहली डिमांड ये थी कि जो खलीफा हैं या जो टर्की सुल्तान हैं, ये मुस्लिम के सेक्रेड प्लेसेस में, उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर होता था, उन एरियाज में ये अपना कंट्रोल बनाए रखें, पहली चीज़। और दूसरी बात ये थी कि जो जरियत उल अरब है, यानी अरेबिया, सीरिया, इराक, पैलेस्टीन, ये जो एरियाज हैं, ये भी मुस्लिम सॉवरेंटी के अंडर हों। तीसरी चीज़ ये थी कि खलीफा के पास सफिशिएंट टेरिटरी हो जिससे वो इस्लामिक फेथ को डिफेंड कर सकें। ठीक है, और इस मूवमेंट को जोड़ा गया किस मूवमेंट के साथ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, गांधी जी के द्वारा। और बहुत सारे रीज़न थे, बट जो मेजर रीज़न था वो ये कि इससे जो दो मेजर रिलीजन हैं वो मिल करके जो ब्रिटिशर्स हैं उसके खिलाफ मूवमेंट में लीड कर सकें। और खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट दिखाया इस मूवमेंट को साथ जोड़ने में। तो अभी क्वेश्चन कवर करते हैं ताकि और क्लैरिटी मिले। इसमें असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है जो खिलाफत मूवमेंट है ये अर्बन मुस्लिम्स को नेशनल मूवमेंट के साथ जोड़ता है। इसका रीज़न ये है कि ये एक प्रीडोमिनेंट एलिमेंट देखने को मिला एंटी इम्पेरियलिज्म का नेशनल और खिलाफत दोनों मूवमेंट में। देखिए, जो ब्रिटिशर्स हैं वो हर जगह इंटरफेरेंस कर रहे थे। जैसे खिलाफत मूवमेंट में भी जो ऑटोमन एम्पायर के एरियाज हैं उनमें भी ब्रिटिशर्स इंटरफेयर कर रहे थे। तो ये चीज़ एक रिलीजियस कोनोटेशन के साथ जुड़ी हुई थी, जो कि इंडियन मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल भी उन्हें सही नहीं लगी ये बात। तो इस कारण से इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया। बट जब देखा गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है जैसे खिलाफत मूवमेंट है, तो दोनों को गांधी जी के द्वारा या और भी जो लीडर्स हैं उन्होंने मर्ज करने का सोचा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एंटी इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी दोनों में ही देखने को मिल रही थी। तो रीज़न बिल्कुल सही है। अब बात रह गई असर्शन की, तो हाँ, खिलाफत मूवमेंट में जो अर्बन मुस्लिम्स हैं ये भी नेशनल मूवमेंट की मुख्य धारा से जुड़ते हैं। तो असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। खिलाफत मूवमेंट में दोनों ही हिंदू मुस्लिम का सपोर्ट मिला और ये गांधी जी के द्वारा लीड किया गया। हालांकि ये मूवमेंट अपना मोमेंटम खो देता है। ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये रहता है कि जो खलीफा का ऑफिस है यही अबॉलिश कर दिया जाता है टर्की में, और टर्की को एक बेटर टर्म्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इस कारण से खिलाफत मूवमेंट अपना मोमेंटम खो देता है, बिकॉज जिस आधार पर यह टिका हुआ था वो था खलीफा का पद, उसी पद को ही अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए, जो खिलाफत कमेटी है इन्होंने गांधी जी के जो सजेशन थे नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन प्रोटेस्ट, इन चीज़ों को ऐड कर लिया जाता है खिलाफत कमेटी के द्वारा। ये किस मीटिंग में होता है? तो इलाहाबाद की मीटिंग में होता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस के फेवरेट होते हैं और ये यूपीएससी के ईपीएफओ में भी पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इलाहाबाद की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, इनके प्रेसिडेंट कौन थे 1919 में? तो गांधी जी को इलेक्ट किया गया था ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट के रूप में। लीड करना अलग बात होती है, लीड करने का काम किया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा, बट इस खिलाफत कॉन्फ्रेंस में जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो गांधी जी थे, क्योंकि गांधी जी एक पॉपुलर फिगर थे और हर धर्म को और हर मुद्दे को साथ लेकर चल रहे थे। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, तो ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा ही ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत मूवमेंट में जो एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम्स हैं, इनके जो कंसर्न्स हैं, इनकी जो चिंताएं हैं या इनके जो अभिव्यक्तियां हैं, इन चीज़ों को किस न्यूज़पेपर्स के द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया? कॉमरेड हमदर्द, कॉमरेड हिंदुस्तान टाइम्स, जमींदार मुस्लिम वॉइस, कॉमरेड हमदर्द, जमींदार और अल हिलाल। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन डी है। कॉमरेड, हमदर्द, जमींदार और अल हिलाल, ये चार बहुत मुख्य पत्रिकाएं थी जो इंडियन मुस्लिम्स के कंसर्न्स को उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे दिखा रही थी। जो कॉमरेड और हमदर्द है ये मोहम्मद अली जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। मोहम्मद अली और शौकत अली वही हैं जो दो भाई हैं, अली ब्रदर्स, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड करने का काम किया था।
जबकि जो जमींदार न्यूज़पेपर है ये मौलाना सिराजुद्दीन अहमद के द्वारा शुरू किया गया। और अल हिलाल तो बहुत फेमस है, आपने पढ़ा होगा, अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा, जो कि हमारे देश के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, तो आंसर इसका डी है। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अब हम आगे समझते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ही होने वाला है। हाँ, तो इसमें जब नीटिंग का पॉपुलर मूवमेंट की हम बात करते हैं तो नीटिंग का मतलब क्या होता है कि एक बुनाई करना, एक मूवमेंट को जिस तरीके से कपड़े को बुना जाता है उसी तरीके से आज़ादी के स्ट्रगल को बुना गया। और इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था। गांधी जी ने ये उम्मीद लगाई कि नॉन कोऑपरेशन को खिलाफत के साथ जोड़ देंगे तो दो मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज और मुस्लिम, ये साथ मिलकर कॉलोनियल रूल को ख़त्म कर पाएंगे। ये मूवमेंट सर्टेनली एक न्यू पॉपुलर एक्शन को लेकर आता है। अनलीज का मतलब कि जैसे एक जकड़ है, उस जकड़ को ओपन किया जाता है। और इससे क्या होता है कि अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, लॉयर्स जो है वो कोर्ट जाना बंद कर देते हैं, वर्किंग क्लास भी स्ट्राइक में चली जाती है। और जो 6 लाख वर्कर्स हैं इवन ये इन्वॉल्व हैं और 7 मिलियन वर्क डेज का लॉस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ा ही मूवमेंट है ये। और देखिए, जब कोई मूवमेंट मास लेवल पर स्टार्ट होता है ना तो उसके इम्पैक्ट लोकल लेवल पर भी दिखते हैं। जो जैसे नॉर्दर्न आंध्रा में हम देखते हैं कि जो हिल ट्राइब्स हैं उन्होंने भी फॉरेस्ट लॉ को वायलेशन कर दिया, क्योंकि ये भी तो ब्रिटिश राज का प्रतीक है, राइट। ब्रिटिश राज ने जो जंगल है उनमें भी बहुत सारे कानून अप्लाई किए थे, जो कि ऑब्वियसली बात है कि ट्राइबल्स के हित में नहीं थे, उनके अहित में थे। इसी तरीके से जो कुमाऊं वाले एरियाज हैं उनमें जो किसान हैं उन्होंने भी जो कैरी लोड्स हैं इनके लिए मना कर दिया कॉलोनियल ऑफिशियल्स को। तो अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि इन मूवमेंट्स को लीड किया जा रहा था। जो किसान हैं, जो वर्कर्स हैं या जो बाकी लोग हैं, इनको लगा कि हमें नॉन कोऑपरेट करना है, असहयोग करना है, कॉलोनियल रूल का साथ नहीं देना है। अब गांधी जी के जो अमेरिकन बायोग्राफर हैं जिन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लुई फिशर उनका नाम है, वो ये बोलते हैं कि became the name of an epoch in the life of India and of गांधी जी। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन है ये एक नाम बन गया, गांधी जी के साथ एक इपोक के रूप में जोड़ लिया गया। और सबसे अहम योगदान जिसने गांधी जी को पूरा फॉर्मुलेट किया वो था नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन वाज निगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। देखिए, ये जो लाइन्स होते हैं ना ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं हमारे मेंस में, ठीक है। जैसे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आया तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये इतना नेगेटिव था कि इसमें ये पीसफुल रहा और इफेक्टिव भी रहा, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है? डिनायल है, रेनन्सिएशन है, हमें सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, बेसिकली जो देसी निर्मित चीज़ें हैं उनका प्रयोग करना है, ना कि ब्रिटिश राज को सपोर्ट करना है किसी भी रूप में। इसी के परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश राज है वो पूरे अपने जड़ों से हिल जाती है पहली बार 1857 के रिवोल्ट के बाद। और इसके बाद 1922 में हम देखते हैं कि जो किसान हैं वो चोरी चोरा में बेसिकली पुलिस स्टेशन में अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ क्या होता है, बहुत सारे जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो इस आग में उनकी डेथ हो जाती है और ये वायलेंस का एलिमेंट आ गया। और इसी टाइम पे गांधी जी बोलते हैं कि वायलेंस है वो किसी भी तरीके से हमारे मूवमेंट में शामिल नहीं होगा और इसे वापस ले जाता है इस मूवमेंट को। और इसके कारण जो बहुत सारे लीडर्स हैं वो इससे नाखुश भी होते हैं। बेसिकली उन लीडर्स का कहना होता है कि गांधी जी के बारे में कि ये जब मूवमेंट फुल फ्लेजेड में चल ही रहा है तो इसे बीच में रोकने की क्या आवश्यकता थी। इवन कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उसी टाइम पे हमें आज़ादी मिल ही जाती, क्योंकि ये बहुत मास लेवल पे था। बट वायलेंस आ गया और गांधी जी नॉन वायलेंस के प्रतीक है, तो उन्होंने कहा किसी भी रूप में अगर हमें आज़ादी वायलेंस के साथ मिल भी जाए तो हम इसका क्या करेंगे। ये गांधी जी की विचारधारा थी। और इसके बाद नो प्रोवोकेशन ही इंजिस्टेड कैन पॉसिबली जस्टिफाई द ब्रूटल मर्डर ऑफ मैन हु हैड बीन रेंडर्ड डिफेंसलेस एंड हु हैड वर्चुअली थ्रोन देमसेल्फ ऑन द मर्सी ऑफ द मॉब। इसका मतलब यह है कि कोई भी बात इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती है कि जो ब्रूटल मर्डर हुआ पुलिस स्टेशन में, इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको रीज़न पता होगा कि 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चोरी चोरा के इंसिडेंट के बाद गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की इमेज है, आप देख पा रहे होगे। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो क्लॉथ्स आप देख रहे हो ना, ये गठरी हैं। किसकी गठरी है? फॉरेन क्लॉथेज की। और इसे बोन फायर्स में यानी बेसिकली जलाया जा रहा है। अब विदेशी वस्त्रों को क्यों जलाया जा रहा है, ये रीज़न आपको ऑब्वियसली पता है। इसका रीज़न ये है कि ताकि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उनको बढ़ा सकें, राइट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर ही हम देखते हैं कि हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया जाता है। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है मार्च 1922 में और उन्हें सेडिशन के चार्जेस लगते हैं। सेडिशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो एक्ट किया है
उस समय ऑब्वियसली हम ब्रिटिश राज के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। जो जज इस ट्रायल को लीड कर रहे थे उनका नाम था ब्रूमफील्ड, सीएन ब्रूमफील्ड। उन्होंने ये काफ़ी रिमार्केबल स्पीच दी, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उनका ये कहना था कि इस फैक्ट को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, और ये भी इन्होंने बताया कि यू आर इन अ डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम एनी पर्सन आई हैव एवर ट्राइड और एम लाइकली टू ट्राई। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट दैट इन द आईज ऑफ मिलियंस ऑफ योर कंट्रीमैन यू आर अ ग्रेट पैट्रियट एंड अ लीडर। Even those who differ from you in politics look upon you as a man of high ideals and of even saintly life। तो उनका ये कहना था कि आप एक अलग तरीके के इंसान हो, जिस पर भी मैंने अभी तक अभियोग लगाया, ट्रायल किया जिनका भी, उनसे आप काफ़ी डिफरेंट हो। आपके इस बात को इग्नोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो मिलियंस ऑफ जनता है आपके साथ है, और आप उनकी नज़रों में एक बहुत बड़े देशभक्त हो, बहुत बड़े नेता हो। और भले ही कोई आपसे पॉलिटिक्स में असहमत हो, ये कौन बोल रहे हैं, जज बोल रहे हैं गांधी जी के बारे में, बट वो फिर भी आपको एक हाई आइडियल्स के रूप में, इवन एक संत के रूप में देखते हैं। तो जो गांधी जी की जो खुद की लाइफ थी वो अपने आप में इस तरीके की थी, जैसे खादी वस्त्रों का प्रयोग करना, सूत काटना, इसके अलावा जो खुद के वस्त्र हैं वो केवल, आपको पता है गांधी जी का अटायर कैसा था। तो इन चीज़ों के आधार पर भी एक सेंट के रूप में दर्जा दिया गया गांधी जी को उस जज के द्वारा जिन्होंने ट्रायल करा गांधी जी का। Since Gandhi ji had violated the law, it was obligatory for the bench to sentence him to 6 year imprisonment। ठीक है, तो चूंकि कानून का उल्लंघन किया गया था, इसलिए 6 साल की जो इम्प्रिजनमेंट है वो गांधी जी को सुनाई गई। बट ब्रूमफील्ड जो कि जज थे उस टाइम पे, उनका ये कहना था कि इस इवेंट्स के कोर्स में जो एक इम्पॉसिबल हो रहा है गवर्नमेंट के लिए कि वो इस पीरियड को रिड्यूस करें और रिलीज़ करें आपको, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपको रिलीज़ किया गया, इस पीरियड को रिड्यूस किया गया, तो सबसे ज़्यादा मैं खुश होऊंगा। इस तरीके की पर्सनैलिटी थी गांधी जी की कि जज भी हैं जो वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं ट्रायल के दौरान भी। ओके, अब जनता के रूप में लीडर कैसे बनते हैं गांधी जी। तो 1922 तक क्या होता है कि नेशनलिज्म की विचारधारा बदल जाती है। मतलब ये जो 5-7 साल रहे, इसमें एक से एक मूवमेंट लीड किए गए गांधी जी के द्वारा, जिसमें कुछ तो स्टेट लेवल पे थे बट वो इंडिया लेवल पर रिफ्लेक्ट होते गए। जैसे चंपारण सत्याग्रह है, उसके बाद और भी जो मूवमेंट्स है जिसमें अहमदाबाद का मील मजदूर हड़ताल है, खेड़ा सत्याग्रह है, इन सब में धीरे धीरे गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। और अब कोई ये प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल का मूवमेंट बनकर नहीं रह जाता है। अब किसान, ये वर्कर्स, श्रमिक, हर तरीके के लोग, इवन आर्टिसन वगैरह जो हाथ से चीज़ों को बनाते हैं, मिट्टी वगैरह के सामान वगैरह, ये सभी लोग भी मुख्य धारा से, जो आज़ादी की नेशनलिज्म मूवमेंट की मुख्य धारा है, उनसे जुड़ते जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो गांधी जी का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक मास लीडर के रूप में देखा जाता है। इवन महात्मा के रूप में ये देखते हैं गांधी जी को। इस बात की अप्रिसिएशन मिलती है कि जो ड्रेस हैं, जो बिल्कुल गरीब जनता जिस तरीके से ड्रेस पहन रही है, उस तरीके के ड्रेस का यूज किया जा रहा है गांधी जी के द्वारा। तो अनलाइक अदर लीडर्स जो अपने आप को आम जनता से अलग दिखाने के लिए अलग तरीके के ड्रेस पहन रहे हैं, उसके बजाय जो गांधी जी हैं वो बिल्कुल साधारण ड्रेस का प्रयोग कर रहे हैं। और दोस्तों, इतिहास के संदर्भ में ये चीज़ हम हमेशा ही देखते हैं। जो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर हैं जिन्होंने देश को कंप्लीट तरीके से उनके विचारधारा के दम पर बदला, वो आम जनता से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे। चाहे हम बात कर लें बुद्ध की जो भाषा रही आम जनता को समझाने की, वो आपको पता होगा कि किस तरीके से जो लोकल जनता जिस भाषा का प्रयोग कर रही थी उस भाषा का प्रयोग किया गया। इसी तरीके से जो ड्रेसेस रहे गांधी जी के द्वारा, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। इसे हम छोटे इवेंट के रूप में देखते हैं, बट आप समझो कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर एरिया का किसान है जिन्हें लगता है कि ये जो आज़ादी वगैरह है इसमें हम जुड़कर क्या करेंगे, मतलब वो तो इस तरीके से सोच रहे हैं ना कि हमें क्या, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, या ये जो लीडर्स है वो हमारे अपने कैसे हैं। तो इसमें ये रोल बहुत बड़ा प्ले करता है कि गांधी जी जब इस तरीके से ड्रेस पहनते हैं और जब वो बात रखते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में, तो इससे एक आम जनता काफ़ी जल्दी कनेक्ट कर पाती थी कि हाँ, जो गांधी जी बोल रहे हैं दैट मीन्स वो बात सही होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही अपने हैं जो हमारे ही मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। बल्कि बाकी लीडर्स में ये चीज़ नहीं थी, वो अपने आप को आम जनता से अलग दिखाने का प्रयास करती हैं। ओके, ये जो पहचान रही वो उनके ड्रेस में रिफ्लेक्ट रहा। बाकी नेशनलिस्ट लीडर जो है वो फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, जैसे वेस्टर्न सूट हो गया या इंडियन बंद गला हो गया, बट गांधी जी जो है वो सिंपल धोती पहनते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं वो हर दिन अपना समय चरखा के साथ बिताते हैं। और चरखा क्या है? चरखा भी बहुत बड़ा सिंबल है। किस चीज़ का?
देशभक्ति का या देश की जो चीज़ें हैं, जो खादी वस्त्र हैं, इन्हें प्रमोट करने का। तो इससे भी जो गरीब लोग हैं या जो आम जनता है, उनको यही लगा कि गांधी जी जो है वो हमारे देश की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें भी इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। अब आगे समझते हैं। तो जो स्पिनिंग का एक्ट रहा, इसमें गांधी जी को जो बाउंड्रीज थे उन्हें ब्रेक करने का, खास तौर से जो ट्रेडिशनल कास्ट के साथ इस चीज़ को जोड़ दिया गया था, जिसे मेंटल लेबर का नाम दिया जाता है या एक तरीके का मैनुअल लेबर था, उस चीज़ को भी तोड़ने में गांधी जी को मदद मिली। काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है, नाम है इनका शाहिद अमीन जी। ये शाहिद अमीन जी ने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। और ये इनकी जो स्टडीज़ है गांधी जी को लेकर, वो बहुत ज़रूरी हमें समझना। ये बोलते हैं कि जो गांधी जी की इमेज है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों में लेकर, या जो रिपोर्ट्स और ह्यूमर्स के आधार पर भी कन्वे की जाती हैं, ये गांधी जी को किस रूप में दिखाती हैं। जब वो फरवरी 1921 में इन क्षेत्रों में ट्रेवल करते हैं, तो गांधी जी को बहुत ज़्यादा क्राउड्स मिलती हैं। क्राउड्स के द्वारा गांधी जी का सम्मान किया जाता है। पहले ये हम समझते हैं। देखिए, ये है फिगर 11.5, ठीक है। इसमें चरखा के बारे में बताया गया, किस तरीके से जो चरखा है ये सिंबल बन गया ह्यूमन सोसाइटी का, जहाँ पे गांधी जी का ये कहना था कि जो मशीन्स है, जो टेक्नोलॉजी है, इन्हें ग्लोरीफाई करने की बजाय हम चरखा को ग्लोरीफाई करें। अब ये गांधी जी का क्या विचार था मशीन्स को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर, वो भी समझ लेते हैं। वाट आई ऑब्जेक्ट टू इज द क्रेज फॉर मशीनरी एज सच, यानी जो मशीनरी को लेकर ऑब्सेशन है, उस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ। ये जो बिल्कुल एक तरीके से क्रेज है, जिसे लेबर सेविंग मशीनरी कहा जा रहा है कि हाँ, इसे तो बहुत सारे लेबर यानी श्रम का बच जाएगा हमारा। मेन गो ऑन सेविंग लेबर टिल थाउजेंड्स आर विदाउट वर्क एंड थ्रोन ऑन द ओपन स्ट्रीट टू डाई फॉर स्टारवेशन। यानी हम उस टाइम पे बात कर रहे हैं मशीनों की, जिस टाइम पे हजारों लोग जो हैं वो बिना काम के हो जाएंगे अगर हम मशीनों को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे तो, और इन्हें बिल्कुल भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं समय और लेबर को बचाना तो चाहता हूँ, बट एक मेनकाइंड का फ्रैक्शन नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रहे वो केवल कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहे, बल्कि सबके हाथ में रहे। और अगर आपको पता हो, ये जो वर्ड यूज़ किया गया गांधी जी के द्वारा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इसे हमारे DPSP में भी रखा गया, ठीक है। तो इस वजह से गांधी जी के जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उनका बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन DPSP में ही सही बट देखने को मिलता है। ये यंग इंडिया में लिखते हैं, गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया प्रकाशित की जाती थी। यंग इंडिया में आगे ये भी बताते हैं कि जो खद्दर है, ये मशीनरी को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं करता है। जो खादी के वस्त्र है ना, ये डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं करता है कि मशीन को बर्बाद कर दो, बल्कि वो ये कहता है कि एक लिमिटेड ग्रोथ हो, उनका रेगुलेशन हो, और मशीनरी को गरीबों के सर्विस के लिए यूज़ किया जाए, उनके कॉटेजेस के लिए, जो उनके छोटे छोटे उद्योग हैं उनके लिए यूज़ किया जाए। जो व्हील है, ये इटसेल्फ में, ये खुद में ही एक एग्जीक्यूटिव पीस ऑफ मशीनरी है। इस चरखे को ये बोल रहे हैं कि ये खुद में ही एक मशीनरी का पार्ट है। उसके बाद ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। गांधी जी अपना हेड सेव कर लेते हैं और लो एंड क्लॉथ पहनना शुरू करते हैं ताकि वो पुअर्स के साथ आइडेंटिफाई कर पाएँ। और ये कब होता है? 1921 में, जब ये टूर में होते हैं साउथ इंडिया के। अब आप समझो इस चीज़ को कि गांधी जी ने मासे के साथ कनेक्ट करने के लिए अपनी पूरी आइडियोलॉजी को ही बदला है। अब इनका जो न्यू अपीयरेंस है, ये एस्केसिज्म और एब्सटिनेंस को भी दिखाता है, यानी संयम को दिखाता है बेसिकली। और जो एक क्वालिटीज़ होती हैं बेसिकली संत की, जिसमें वो लिमिटेड चीज़ों में अपना पालन पोषण करते हैं या बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, उस तरीके की आइडियोलॉजी गांधी जी के द्वारा अपनाई गई। ना कि जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर है उस चीज़ को बढ़ावा दिया गया, उस चीज़ का विरोध किया गया गांधी जी के द्वारा। ये क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत डिफिकल्टी रहती है, बट एक बार हम NCERT बहुत अच्छे से समझ लें तब हो जाता है। तो क्या पूछ रहे हैं कि गांधी जी ने अपने हेड को कब सेव किया? 1921 में, तो साउथ इंडिया के टूर में। ओके, अब जो हम समझेंगे ना, उसमें ये देखें कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो र्यूमर्स में कन्वर्ट होने लगे। और र्यूमर्स उस टाइम के लिए आम बात थी। हर जगह पे आप इवन 1857 के रिवोल्ट में भी देखोगे तो र्यूमर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या र्यूमर्स थे? देखिए, ये बातें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, बट ये हम इसलिए इसे ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो पहले ये बताया जा रहा है कि गांधी जी जो है वो जब आते हैं, इवन किसी भी जगह में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, 15,000 से 20,000 लोग शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग गांधी जी को देखने आते हैं, कुछ लोग गांधी जी को भेंट देने आते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं गांधी जी को देख के। अच्छा, क्या र्यूमर्स थे वो देख लेते हैं। बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर उस टाइम पे इन चीज़ों को प्रकाशित करते हैं। तो एक सिकंदर साहू व्यक्ति होते हैं बस्ती के एक गांव के, वो ये बताते हैं कि 15 फरवरी को वो गांधी जी पर तब विश्वास करेंगे जब जो उनका करहा है, करहा का मतलब जो एक बर्तन होता है ना, जिसपे गुड़ बनाने के लिए जो चीनी नहीं, जो गुड़ बनाने के लिए गन्ने का रस है उसे डाला गया है, ठीक है।
तो इस चीज़ को अगर वो 2 टुकड़ों में उसका करहा टूट जाए तब वो गांधी जी के कैरिज्मा को मानेंगे। होता वही है कि जो करहा है वो 2 भागों में टूट जाता है, यानी बॉइलिंग पेन जो है वो 2 भागों में टूट जाता है। ऑब्वियसली र्यूमर। आगे देखिए, आजमगढ़ में किसान होते हैं, उनका ये कहना होता है कि वो गांधी जी की विचारधारा को तब मानेंगे जब वो गेहूं के साथ सीसमम को लगा रहे हैं और अगले दिन जो है वो ये देखते हैं कि जितना भी जो सारे के सारे जो गेहूं हैं वो सीसमम में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से र्यूमर्स चल रही थी। और भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं कि जो गांधी जी का विरोध करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ त्रासदी हो जाती है। तो एक जेंटलमैन होते हैं गोरखपुर से, वो ये कहते हैं कि चरखा वगैरह को क्या नीड है इसकी, ठीक है, तो उसके घर में आग लग जाती है जब वो चरखे पर सवाल उठाते हैं। तो 1921 में कुछ लोग गैम्बलिंग कर रहे होते हैं उत्तर प्रदेश के गांव में, तो एक कोई व्यक्ति होता है, उन्हें कहता है कि रुक जाओ, तो इसमें मना कर दिया जाता है। एक व्यक्ति जो उस ग्रुप से होता है वो बोलता है कि नहीं रुकेंगे हम, ठीक है, वो मना करता है रुकने से। इवन गांधी जी को अब्यूज़ भी करता है। अगले दिन जो है उसकी जो बकरी होती है उसे उसके खुद के ही कुत्तों के द्वारा बीटन कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से र्यूमर्स का रोल था। अच्छा, ये आगे देखिए, गोरखपुर के गांव होते हैं, उसमें जो किसान हैं वो लीकर को बेसिकली गिव अप करने के लिए प्रण लेते हैं। एक पर्सन जो है इस बात को नहीं मानता है, बोलता नहीं हम लीकर को नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही वो अगेन लीकर शॉप को शुरू करता है, जो ब्रिगेड्स होते हैं वो बिल्कुल बहुत तेज़ी से उनके जो रास्ते में है वो आ जाते हैं, और जब वो गांधी जी का नाम लेता है तो ब्रिगेड जो है वो उड़ना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये र्यूमर्स चल रहे थे। और ये सब चीज़ें आपको शाहिद अमीन जी की गांधी एज महात्मा के बुक में देखने को मिलेगी, और ये सबअल्टर्न स्टडीज़ का पार्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित किया गया है ये बुक को। अब देखिए, ये बता रहे हैं बेसिकली कि एक टाइम पे जब पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लीडर की, तो र्यूमर्स में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस बुक का नाम ध्यान रखिएगा, गांधी एज महात्मा के जो ऑथर हैं वो शाहिद अमीन है। अब ऐसे बारीकियों पर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा अगर आपने एनालिसिस बहुत थॉरोली कवर की है हमारी, तो पूछा भी गया ईपीएफओ में, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द गांधी एज महात्मा। तो गांधी एज महात्मा के ऑथर कौन होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, ये यूपीएससी ईपीएफओ का क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, शाहिद अमीन। और बिना थीम्स पढ़े ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या र्यूमर्स फैल रहे थे, बस आपको बस एक समझ हो कि किस तरीके से र्यूमर्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, आगे देखते हैं। तो अब इसमें हमें ये समझना है कि जो गांधी जी का मास अपील होता है वो अनडाउटेडली बहुत जेन्युइन होता है जब इंडियन पॉलिटिक्स की बात आती है। तो इसमें ये भी समझना जरूरी है कि जो न्यू ब्रांचेस है कांग्रेस के, ये भी बहुत सारे पार्ट में सेटअप किए गए और इनकी भी विचारधारा गांधी जी के सिमिलर होने लग रही थी। जो प्रजा मंडल की सीरीज़ है ये एस्टेब्लिश की गई ताकि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज़ को बढ़ावा दिया जा सके प्राइंसली स्टेट्स में। अब प्राइंसली स्टेट तक मैसेज पहुंचाना है, अगर वो इंग्लिश में जाए लोकल लैंग्वेज की बजाय, तो फिर वो किस तरीके का सपोर्ट होगा? उन्हें तो लगेगा कि ये ब्रिटिशर्स का ही मैसेज है, बस रूप बदल गया, तरीका बदल गया। कांग्रेस के सपोर्टर में हम देखते हैं कि बहुत सारे वेल्दी बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं। जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं वे भी बहुत ज़्यादा क्विकली रिकग्नाइज करते हैं कि एक फ्री इंडिया के लिए हमें किस तरीके से ब्रिटिश कंपटीटर्स को हटाना होगा। कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जीडी बिरला जी हैं जो नेशनलिस्ट मूवमेंट को ओपनली सपोर्ट करते हैं, बाकी जो है वो एक अलग तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। गांधी जी के एडमायरर्स में गरीब किसान भी हैं, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। हालांकि जो रीजन है वो अलग अलग हैं। किसान जो है वो गांधी जी को अपने आप से जोड़ कर देखते हैं, ठीक है, उनका रीजन अलग होता है ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलिस्ट से, बट स्टिल जो दोनों के द्वारा सम्मान किया जाता है गांधी जी का, गांधी जी के आइडियोलॉजीज को सही माना जाता है। गांधी जी का खुद का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम गांधीयन नेशनलिज्म के रूप में जानते हैं। और गांधी जी के फॉलोअर्स में जो लोग गांधी जी के आइडियोलॉजी को मानते थे उनमें बहुत सारे लीडर्स थे और वो खुद को गांधीयन बताते थे कि हम गांधी जी की विचारधारा से सहमति रखते हैं, जिनमें महादेव देसाई जी हैं, वल्लभ भाई पटेल जी, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस जी, अबुल कलाम आज़ाद जी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी, बहुत सारे लोग शामिल हैं जो गांधी जी को एक हाईली टैलेंटेड लीडर के रूप में देखते हैं। और ये गांधी जी अपने साथ सभी लीडर्स को जोड़कर चलते थे। इनका जो क्लोज एसोसिएशन रहा गांधी जी के साथ, ये अलग अलग क्षेत्रों से रहा और अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस के थे, फिर भी गांधी जी को बिल्कुल एक वेनेट्रेशन के रूप में देखते हैं, एक लीडर के रूप में देखते हैं। जब फरवरी 1924 में गांधी जी रिलीज होते हैं प्रिजन से, तो ये अपना आप डिवोशन जो है वो खादी के तरफ मोड़ते हैं, खादी के प्रमोशन की तरफ मोड़ते हैं और अनटचेबिलिटी को ये अबॉलिश करने की बात करते हैं। गांधी जी जो है वो जितने पॉलिटिशियन हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से सोशल रिफॉर्मर भी हैं। उनका ये मानना था कि जब हम आज़ादी के लिए खुद को योग्य बताते हैं तो हमें बहुत सारे सोशल एविल्स को भी छोड़ना होगा, जिसमें चाइल्ड मैरिज है, अनटचेबिलिटी है, इन सोशल एविल्स का भी त्याग करना होगा।
और इंडियंस को एक तरीके से अपने अंदर ये एक फेथ जनरेट करना चाहिए कि हम सभी एक दूसरे को हर तरीके से टोलरेशन रखें एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इवन हिंदू मुस्लिम हार्मनी के एम्फेसिस पर भी गांधी जी बात करते हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर हम देखें तो इंडियंस को समझना होगा कि हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए, हमें खुद के ऊपर आत्मनिर्भर होना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि हम खादी को प्रमोट करें और इसी तरीके से जो बाहर से जो वस्त्र आ रहे हैं उनका परित्याग करें, ताकि हम अपने वस्त्रों को, अपने देश की बनी हुई चीज़ों को बढ़ावा दे सकें। तभी हम इकोनॉमिक फोरफ्रंट पर मजबूत बन पाएंगे। अब हम बात करेंगे साल्ट सत्याग्रह की, एक केस स्टडी के रूप में इस बुक में कवर किया गया है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के काफ़ी टाइम हो गए हैं, काफ़ी साल बीत गए हैं। गांधी जी अब फोकस्ड हैं सोशल रिफॉर्म पर, जितने भी समाज की बुराइयां उन्हें टारगेट करके एक एक करके ख़त्म किया। 1928 में ये पॉलिटिक्स में री एंटर होने का सोचते हैं और ये एक ऐसा साल होता है जब ऑल इंडिया कैंपेन जो है वो साइमन कमीशन के खिलाफ शुरू होता है। और साइमन कमीशन में भी इवन देखो तो गांधी जी ने इस मूवमेंट में खुद को पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि अपनी ब्लेसिंग्स को इंक्लूड किया। इसके बाद ही हम देखते हैं 1929 के एंड में जो कांग्रेस है वो एनुअल सेशन में उनका होता है लाहौर में, और उस टाइम पे मीटिंग होती है दो चीज़ों को लेकर। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाता है उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और यंगर जनरेशन की लीडरशिप को ये दिखाता है। उसी टाइम पे पूर्ण स्वराज का कमिटमेंट भी देखने को मिलता है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको पता भी होगा। पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और ये जो लक्ष्य लिया गया ये 1929 में लिया गया। और ये जो लाहौर में सेशन हो रहा था कांग्रेस का, इसी टाइम पे ये बात रखी गई। अब जो पॉलिटिक्स का जो गतिविधियां हैं वो एक और चीज़ से आगे बढ़ी। क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया, जिसमें नेशनल फ्लैग्स वगैरह होस्ट किए गए अलग अलग क्षेत्रों में, देशभक्ति गाने गाए गए, और गांधी जी ने खुद इस चीज़ को लीड करा। और ये भी चीज़ इन्होंने देखी कि ये एक्चुअली ये बहुत अच्छा होगा, और अगर ये हम इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन की बात करते हैं होल विलेजेस को लेकर भी, होल सिटीज़ की भी, तो ये और भी बेटर होगा, और सभी जो मीटिंग्स है वो एक माइन्यूट प्लेसेस में भी हों। इसी वजह से आप देखोगे कि इसके बाद के जो कांग्रेस के अधिवेशन है वो छोटे छोटे गाँव में भी होने लगे। रीज़न क्या था? वही गांधी जी ने कहा कि विलेज लेवल पर हमें बढ़ावा देना है, और जो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसमें गांधी जी ये कहते हैं कि हमें विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट बनाना होगा। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखें बहुत अच्छे से कि पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो कमिटमेंट है ये कब लिया गया? 1929 में। किनकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, गांधी जी ने यह भी सजेस्ट करा कि मीटिंग के टाइम को ट्रेडिशनल तरीके से एडवर्टाइज किया जाए, और ये जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो लोकल तरीके भी हो सकते हैं। जो नेशनल फ्लैग है उनकी होस्टिंग के साथ सेलिब्रेशन शुरू हो, और जो बाकी दिन है वो कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में बिताया जाए। या तो हम अनटचेबल्स की सर्विस कर लें, या फिर स्पिनिंग वगैरह खादी वस्त्रों को बना लें, या हिंदूज और मुस्लिम्स के रीयूनियन पर बढ़ावा दें, या प्रोहिबिशन वर्क पर, या इवन अगर हम देखें तो ऑल दिस टुगेदर विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो हम अपना दिन का सारा समय है वो इन चीज़ों में डिवोट करें। ओके, नाउ हम बात करेंगे दांडी की। तो दांडी के बारे में हम सबको पता है और दांडी मार्च को समझते हैं। देखिए, जैसे ये इंडिपेंडेंस डे की हमने बात करी कि ये ऑब्जर्व किया गया, इसके बाद गांधी जी ने ये अनाउंस किया कि वो एक मार्च को लीड करेंगे। मार्च का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर जाएंगे और एक जो कानून है उसे तोड़ने का काम करेंगे। किस कानून की बात है? सबसे ये डिसलाइक्ड लॉज है, और ये जो लॉ है ब्रिटिश इंडिया का, ये सबसे बुरा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो नमक है, नमक का मतलब सम्मान से जोड़ा जाता है, ठीक है, नमक को। और नमक एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना भोजन की कल्पना करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हर घर में चाहे हम बात कर लें, साल्ट एक इनडिस्पेंसिबल है, मतलब साल्ट के बिना काम ही नहीं हो सकता। और फिर भी जो नमक है उसे रोक दिया गया डोमेस्टिक यूज के लिए भी, इवन बनाने के लिए। तो ये चीज़, क्योंकि दुकानों में फिर प्राइसेस काफ़ी हाई थी, और जो लोग जाकर तटों पर खुद से नमक बना रहे थे उन चीज़ों को कानूनी तौर पर रोक दिया गया। तो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई नेशनलिस्ट को, जिसमें गांधी जी इंक्लूडेड थे। अब गांधी जी का ये कहना था कि हम इस कानून को ज़रूर तोड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जो हर घर को प्रभावित करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हमारे सम्मान के खिलाफ है। A state monopoly over salt was deeply unpopular. By making it his target, गांधी जी hoped to mobilize a wider discontent against British rule. एक ये भी तरीका था कि नमक को हथियार बनाकर या नमक कानून को तोड़कर और भी लोगों को साथ में गांधी जी के द्वारा लाने का प्रयास किया गया। ओके, तो ये हम समझते हैं साल्ट सत्याग्रह के बारे में।
हाँ, तो बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो गांधी जी के चैलेंज के सिग्निफिकेंस को समझते हैं, लेकिन ब्रिटिश राज ने नहीं समझा इस चीज़ को। हालांकि गांधी जी ने पहले ही ये नोटिस दे दिया था कि हम साल्ट मार्च लीड करने वाले हैं इरविन को। उस टाइम पे जो इरविन थे वही वायसराय थे। फिर भी जो इरविन है इस बात के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगा क्या ही होगा, छोटा मोटा इवेंट होगा, बट ऐसा नहीं था। इरविन उस सिग्निफिकेंस को समझ नहीं पाए और 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से अपने वॉलंटियर्स के साथ लीड करते हैं और जो डेस्टिनेशन प्लेस है वहाँ पहुँच जाते हैं और एट द एंड एक मुट्ठी भर नमक को उठाते हैं और यहाँ से इस कानून को तोड़ते हैं। तो ये होता है साल्ट मार्च। इसी के साथ ही पैरेलल साल्ट मार्चेस भी चलते हैं देश के बाकी जगहों में, क्योंकि गांधी जी यहाँ से लीड कर रहे हैं गुजरात में, बाकी क्षेत्रों में भी अदर लीडर्स लीड कर रहे थे। ठीक है, ये इमेज है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, मेरे पास कुछ क्लियर इमेज भी है, वेट अ व्हाइल। हाँ, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये नमक कानून को तोड़ने का काम किया जा रहा है। गांधी जी ब्रेकिंग द साल्ट लॉ बाय पिकिंग अप अ लंप ऑफ नेचुरल साल्ट। और ये दांडी की इमेज है 6 अप्रैल 1930 की। ये गांधी जी का लेटर है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है पढ़ सकते हो आप। आई वांट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। ठीक है, ये MK गांधी जी का ये सिग्नेचर है। साल्ट मार्च के बारे में जो बातें आपको समझनी है वो मैं बता दूं बहुत ही क्विकली। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 12 मार्च को स्टार्ट होता है, 12 मार्च 1930 को से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, यानी ये अप्रोक्स आप बोल सकते हो 24 से 25 दिन का ये जो मार्च है वो चला। कहाँ की लोकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है, साबरमती से शुरू होती है और दांडी तक चलती है। गांधी जी के साथ 78 और लोग होते हैं। कई बार ये डिस्टेंस पूछी जाती है कि कितना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया, तो 387 किलोमीटर अप्रोक्स जो है ये डिस्टेंस होता है मार्च का। ये इमेज है, आप ये समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ साबरमती शुरू होती है, साबरमती के बाद नादिया, फिर कनकपुरा, फिर करेली, फिर देरोल, फिर देलाल और एट द एंड ये दांडी में जाकर कानून को तोड़ा जाता है। ठीक है, ये रूट है दांडी मार्च का। अच्छा, यहाँ पे जो ये बात बताई गई है ना कि पैरेलल साल्ट मार्चेस भी चल रहे थे अदर पार्ट में, इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट इनसे क्वेश्चन बना है। जैसे ये देखिए, पूछा गया है सिविल सर्विसेज में कि किन्होंने एक मार्च को ऑर्गेनाइज करा तंजौर कोस्ट में, यानी तमिलनाडु में, जिससे वो साल्ट लॉ को ब्रेक करें अप्रैल 1930 में। ठीक है, तो यानी पैरेलल साल्ट मार्चेस पर भी क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है तंजौर कोस्ट वाला, इसका तो आंसर ऑप्शन बी है। सी राजगोपालाचारी जी ने तंजौर कोस्ट यानी तमिलनाडु में साल्ट मार्च को लीड किया। और ये इन्होंने कहाँ से लीड किया ये भी मैं बता दूं, तो इन्होंने लीड किया ट्रिचिनोपल्ली से, ठीक है, से लेकर वेदरायन कोस्ट तक। और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था और इन्हें अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी के साथ ही और भी जो पैरेलल मूवमेंट्स है वो भी आप नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो केलापन जी का है, केलापन। ठीक है, इन्होंने जो जहाँ मूवमेंट लीड किया उसे वाइकोम सत्याग्रह का पार्ट माना जाता है। ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह। इसी के साथ ही हमें ये यहाँ पे याद रखना है कि साल्ट लॉ को इन्होंने कालीकट से पयानीर तक लीड किया। ठीक है, केरल में। और बस यही दो हैं जो पैरेलल साल्ट मार्चेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। साल्ट सत्याग्रह क्यों है, यानी साल्ट को सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट के रूप में क्यों देखा गया, इसका रीजन हमें ऑलरेडी पता है। हाँ, अब ये गांधी जी ने दांडी में क्या कहा ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जब ये अपने साथियों के साथ आते हैं दांडी में तो इन्हें बहुत खतरा होता है कि अरेस्ट कर लिया जाएगा या इस तरीके की बातें, बट एट द एंड ये अपने जो लक्ष्य है उसमें कामयाब होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नॉन कोऑपरेशन के साथ ही अगर हम देखें तो बहुत सारे अदर स्ट्रीम ऑफ प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। जैसे मैंने बताया उस टाइम पे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मूवमेंट लीड किए जा रहे थे। बहुत सारे शहर है जिनमें जो फैक्ट्री वर्कर है ये स्ट्राइक में चले जाते हैं, लॉयर्स वगैरह बाइकआउट करते हैं। और इसी तरीके से और भी क्षेत्रों में, जैसे एक और मुझे एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर ही पी कृष्णा पिल्लई नाम के एक लीडर होते हैं। ये नेशनल फ्लैग को डिफेंड करते हैं और लाठी चार्ज को रेजिस्ट करते हैं कालीकट बीच में। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लोग लीड कर रहे हैं। ये भी 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट है। बाद में ये कृष्णा पिल्लई जी जो है वो केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट को फाउंड करते हैं। 1920 से 22 के बीच हम देखते हैं कि गांधी जी का जो कॉल है इस तरीके से, जो गांधी जी कहते हैं कि आप और भी लोगों को इस मूवमेंट में जुड़ना है, तो हर क्लास के लोग, हर इंडियन जो है वो इस मूवमेंट में जुड़ते जाते हैं और उनके प्रति असंतोष की भावना होती है कॉलोनियल रूल को लेके। इस टाइम पे आप देख सकते हो कितने ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स को अरेस्ट किया गया, ऑलमोस्ट 60,000, और इसमें ऑब्वियसली गांधी जी भी इंक्लूडेड थे। जो गांधी जी का जो मार्च रहा उसकी प्रोग्रेस हम इस तरीके से देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो लोगों ने इस तरीके से मूवमेंट को लीड किया।
अब क्वेश्चन हम कवर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वन बाय वन कवर करते हैं। बट इससे इसके बाद हमें धरसाना का भी समझ लेना है। देखिए ये भी देख लेते हैं। तो जो धरसाना मार्च की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ, फिलहाल तो ये इमेज है गांधी जी की, जिसमें हमने साल्ट मार्च की बात करी, किस तरीके से नमक कानून को तोड़ते हैं 1930 में, और गांधी जी को 4 मई को अरेस्ट कर लिया जाता है। ध्यान से समझिए क्रोनोलॉजी, मार्च से अप्रैल के बीच गांधी जी साल्ट मार्च को लीड करते हैं, जिसे हम दांडी मार्च बोलते हैं, ठीक है। बट अप्रैल के बाद जब मई आता है तो 4 मई को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि अब हम धरसाना में सत्याग्रह चलाएंगे, ठीक है। धरसाना भी गुजरात में है, तो बट इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस कारण से जो धरसाना में मार्च को लीड किया जाता है वो सरोजनी नायडू जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लीड किया जाता है। और भी लीडर्स होते हैं, बट गांधी जी उस टाइम पे नहीं होते क्योंकि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये डेट ध्यान रखिएगा। तो ये डेट कब की है? मई की है। अप्रैल तक का तो हमने देख लिया ना दांडी मार्च, बट ये मई में धरसाना साल्ट सत्याग्रह हो रहा है। कहाँ पे? गुजरात में। और रिजल्ट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेस्टर्स को रिपल्स किया जाएगा। ये देखिए, लीडर्स कौन कौन? सरोजनी नायडू जी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। ये धरसाना की भी बात मैंने बता दी। अब क्वेश्चन कवर करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई करिए, अगर आप ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं तो बहुत ईजिली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो धरसाना साल्ट सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। गांधी जी, इमाम साहब और मनीलाल यानी गांधी जी के सन ने लीड किया सत्याग्रह को। दूसरा ये कह रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट नॉन वायलेंट सत्याग्रह था भारतीय इतिहास का। तीसरा ये कि गांधी जी ने जब साल्ट लॉ को तोड़ दिया दांडी मार्च में, उसके बाद धरसाना साल्ट सत्याग्रह देखने को मिला। देखिए बात ऐसी है कि जो दांडी मार्च है वो मार्च से अप्रैल के बीच चला। 12 अप्रैल को जब एंड हो गया तो गांधी जी ने कहा कि अब हम धरसाना में भी साल्ट मार्च को लीड करेंगे। बट मई में ही 4 मई को ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उस टाइम पे जो धरसाना में साल्ट सत्याग्रह वो गांधी जी नहीं लीड कर पाते, क्योंकि वो तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसे लीड करने का काम इमाम साहब जी करते हैं, मनीलाल जी करते हैं, इसके अलावा सरोजनी नायडू होती हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो गलत है और दूसरा बिल्कुल सही है, ये एक नॉन वायलेंट है। तीसरा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तभी होता है जब गांधी साल्ट लॉ को तोड़ देते हैं दांडी मार्च में, उसके बाद ये होता है मई में। आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है। अगर आप 1 गलत भी करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। जम्मू कश्मीर पीएससी के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर आधारित होते हैं। फॉरेन जर्नलिस्ट कौन थे जिन्होंने धरसाना साल्ट सत्याग्रह को रिपोर्टिंग करी? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, वेब मिलर। देखिए जो वेब मिलर हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिपोर्टिंग करी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, दांडी मार्च चला, बिल्कुल साथ साथ ये रहते थे। और वेब मिलर जो कि अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, इन्होंने एक एक बात की रिपोर्टिंग करी और ये बहुत तारीफ भी करी किस तरीके से गांधी जी जो है वो फियरलेसली लीड कर रहे हैं मूवमेंट को। अब ये इमेज आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इमेज लगाई है, डेट लगाई है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ये यहाँ इस बुक में डिटेल में नहीं है, तो मैंने जैसे कहा 1 स्टॉप है, तो हम 1 स्टॉप सॉल्यूशन के जैसे बहुत डिटेल में कवर करेंगे सारी चीज़ों को। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन कवर करते हैं। साल्ट सत्याग्रह के बारे में सवाल है कि साल्ट सत्याग्रह ने इनकरेज किया भारतीयों को कि वो नमक बनाएं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को ये दिखाया कि भारतीय जो है वो अनफेयर लॉज को तोड़ सकते हैं। तीसरा ये प्रूव किया गया कि गांधी जी एक मास लीडर हैं। और चौथा ये कि ये डिज़ाइन किया गया कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो आप अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए पहले, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। ओके, उम्मीद है आपने इसे ट्राई किया होगा। तो देखिए इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं कि जो नमक कानून था उसका अंडरलाइंग मोटिव क्या था, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि हर जो मूवमेंट होता है उसका एक अंडरलाइंग मोटिव होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो अंडरलाइंग मोटिव था वो ये कि गवर्नमेंट को ये दिखाना कि जो कानून अवैध हैं या गलत हैं उन्हें हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। पहला ये कि गांधी जी के चंपारण में ये मार्च से शुरू होता है। दूसरा ये कि गांधी इरविन एग्रीमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का त्याग कर दिया जाता है। तीसरा ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वो काफ़ी सॉफ्ट थी स्टार्टिंग से ही इस मूवमेंट को लेकर। चौथा ये कि कोई वायलेंस नहीं देखने को मिला इस मूवमेंट में। अब आपको पता होगा कि ऑब्वियसली वायलेंस हो ही रहा है, हम धरसाना में भी देख रहे हैं, वहाँ भी वायलेंस है, और इसके अलावा बाकी जो मार्चेस हैं वहाँ भी। तो ये वन ऑफ द वायलेंट हो ही गया था फ्रॉम ब्रिटिश एंड, तो ये तो गलत है। और तीसरा ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी सॉफ्ट थी, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, सीवियर रिपरकशन देखने को मिले। दूसरा ये कि गांधी इरविन एग्रीमेंट के बाद कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गिव अप करने के लिए तैयार हो जाती है, ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सही है। गांधी इरविन एग्रीमेंट में ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गिव अप कर दोगे, ठीक है।
तो इस चीज़ के लिए कांग्रेस एग्री कर जाती है और गांधी इरविन जो एग्रीमेंट होता है उसमें बहुत सारे मुद्दे रखे जाते हैं। तो उन मुद्दों को ये कहा जाता है गांधी जी के द्वारा कि अगर आप इन मुद्दों को मान लोगे देन हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गिव अप कर देंगे। ठीक है, ये बात सही है। अब इसमें क्या पहला गलत है? बिल्कुल गलत है। चंपारण की बात कहाँ से आएगी? ये मार्च तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बार बार पूछा गया, साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है। ओके, नाम आगे समझते हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग जो है वो गांधी जी के मूवमेंट के सिग्निफिकेंस को समझते हैं, ब्रिटिश राज नहीं समझती ये चीज़, जैसा कि हमने पढ़ा इरविन के टाइम पे ही होता है, इस पे क्वेश्चन भी बना है। नाम आगे। हाँ, तो ये भी हमने पढ़ लिया। हाँ, अब इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। स्वराज के डिफरेंट मीनिंग है गांधी जी के द्वारा, ये किससे एसोसिएटेड है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है स्वराज वाला, इस पे बहुत सारे सवाल हैं, बट हमें यहाँ पे ये कवर कर लेना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ये कहा जा रहा है कि स्वराज जो है वो अहिंसा से रिलेटेड है, यानी नॉन वायलेंस से, और दूसरा सत्याग्रह से। दूसरा ये स्टेटमेंट है कि स्वराज का दो सेंस है, एक तो पॉलिटिकल है और दूसरा पॉलिटिकल से हटके है, यानी एथिकल और मोरल। तीसरा ये कह रहे हैं जो स्वराज है उसमें समय और पेशेंस की ज़रूरत होती है प्राप्त करने के लिए, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही हड़बड़ाहट में हमें मिल जाए। चौथा ये कहा जा रहा है कि अगर हम दृढ़ संकल्प ले लें तो स्वराज को हम ईजिली और क्विकली प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो स्वराज वर्ड है ये अपने आप में ये दिखाता है कि हमें पेशेंस लगेगी इस चीज़ को अक्वायर करने के लिए, तो ये कुछ ईजिली और क्विकली वाली तो बात नहीं है। ठीक है, ये संयम से हासिल करने वाली बात है, तो चौथा जो है वो गलत है। बाकी अगर आप देखो तो स्वराज में हाँ समय और पेशेंस लगेगी ही। स्वराज का दो अर्थ है, बिल्कुल सही बात है, ये सब गांधी जी की बुक में इंक्लूडेड है। और स्वराज जो है वो डेफिनेटली लिंक्ड है अहिंसा के साथ और सत्याग्रह के साथ। तो जो आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन डी होगा, 1, 2 and 3। ये CDS का क्वेश्चन है और स्वराज पे और सवाल है, उन्हें भी हम कवर करेंगे। ओके, तो गांधी जी स्वराज को केवल फिजिकल तौर पर नहीं देखते हैं, बल्कि इनका एक मेटाफिजिकल अर्थ भी होता है जो पॉलिटिकल रियम से अलग होता है। बेसिकली गांधी जी का ये कहना होता है, ये ऊपर अपर कास्ट को ये कहते हैं कि अगर आप स्वराज की बात करो तो आपको अनटचेबल्स को सर्व करना होगा। केवल आप नमक कानून या इस तरीके के कोई अन्य कानून को तोड़कर सोचोगे कि स्वराज प्राप्त हो गया, तो ऐसा नहीं है। स्वराज के लिए आपको जो भी आपने अनटचेबल्स के साथ गलत किया है उन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। स्वराज का मतलब ये है कि हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख सबको एकजुट होना होगा। ठीक है, ये कदम है स्वराज की ओर। अब पुलिस जो रहते हैं उस टाइम पे, ब्रिटिश पुलिस, इन्हें शक होता है क्योंकि गांधी जी की मीटिंग जो है वो हर तरीके के लोग, हर कास्ट के लोग, मेन वीमेन सारे लोग शामिल होते हैं गांधी जी के जो मीटिंग्स होते हैं उनमें। और ये देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो हैं वो इस देश के राष्ट्रीय मुद्दे के लिए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे जो ऑफिशियल्स होते हैं जिन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट पोस्ट है उनसे रिज़ाइन कर दिया, वो भी गांधी जी के मूवमेंट से जुड़ते हैं। गवर्नमेंट को लिखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस होती है वो ये बताती है कि गांधी जी काफ़ी काम और कलेक्टेड दिखाई पड़ते हैं, जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा उन्हें प्राप्त हो रहा है जैसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, साल्ट मार्च की प्रोग्रेस को अगर हमें समझना है तो हमें एक और सोर्स को समझना होगा। यह है टाइम मैगजीन, जो काफ़ी फेमस मैगजीन है अमेरिका की। तो इसमें गांधी जी के इनिशियली बताया गया, उनके लुक्स के आधार पर जज किया गया, ठीक है, और उनकी आप कह सकते हो निंदा की गई, और इन्होंने कहा कि ये स्पाइंडली फ्रेम है या स्पाइडरी लोयंस है, यानी लोयन का मतलब वही धोती है और बिल्कुल इस तरीके से स्पाइडरी है, यानी घृणा की दृष्टि से देखा गया इनिशियली। और फर्स्ट रिपोर्ट में ये बताया गया, जो टाइम मैगजीन वो काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल थी, मतलब डाउटफुल थी कि ये साल्ट मार्च किस तरीके से चलेगा, क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल थी। और इवन इन्होंने ये भी कहा, गांधी जी सैंक टू द ग्राउंड एट द एंड ऑफ सेकेंड डेज वॉकिंग, द मैगजीन डिड नॉट बिलीव दैट द इमेसिएटेड सेंट वुड बी फिजिकली एबल टू गो मच फर्दर। यानी बेसिकली वही बताया जा रहा है कि गांधी जी जिस तरीके से संत के रूप में वो शायद ही आगे बढ़ पाएंगे, बट गांधी जी इन सभी बातों को झुठलाते हैं और बाकायदे नमक कानून को तोड़ते हैं। हाँ, बट ये जो मैगजीन जो इतनी निंदा कर रही है ना, जो डाउटफुल है गांधी जी के आइडियाज़ को लेकर कि ये पॉसिबल होगा या नहीं, कैसे नमक कानून तोड़ा जाएगा, बाद में यही अपने विचार बदल लेती है, ठीक है, पूरे तरीके से पलट जाती है और एक वीक के अंदर ही ये बोलती है, यानी टाइम मैगजीन का कहना होता है कि ये जो मार्च है ये इन्होंने एक नए ही रूल को, एक नए ही तरीके को ईजाद कर दिया है। और डेस्परेटली एंग्सियस, यानी अब जो ब्रिटिश रूलर है वो बहुत ही उत्सुकता के साथ चिंतित हैं, इस तरीके का वर्ड यूज किया जाता है टाइम मैगजीन के द्वारा। उन्हें भी भरोसा हो जाता है गांधी जी की आइडियोलॉजी पर, टाइम मैगजीन को। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी अमेरिकन मैगजीन काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल होती है, यानी डाउटफुल होती है गांधी जी के दांडी मार्च को लेकर इनिशियली, बट एक सप्ताह के अंदर ही अपने विचारों को बदल लेती है और गांधी जी को एक सेंट के रूप में देखती है और स्टेट्समैन के रूप में देखती है। एनडीए का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है?
ऑप्शन सी, ठीक है, टाइम मैगजीन, अभी हमने पढ़ा ये। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये कहाँ से होंगे, समझ गए होगे आप, थीम्स एनसीईआरटी, यहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो साल्ट मार्च है ना, ये 3 कारणों से बहुत प्रमुख रहा। पहली चीज़ ये कि गांधी जी को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली, और ये बात सच है, टाइम मैगजीन और बहुत सारे अमेरिकन यूरोपियन मैगजीन ने इस चीज़ को कवर किया। और सबसे बड़ी बात ये कि गांधी जी जिन्हें एक ऐसे फिगर के रूप में देखा जा रहा था कि ये तो एक संत है, ये कानून को कैसे तोड़ेंगे या कैसे मुकाबला करेंगे ब्रिटिश फोर्सेस का, इन सब बातों से हटकर गांधी जी ने साबित कर दिया कि कानून को क्या, किसी भी तरह का कानून हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो मार्च है गांधी जी का, इसे यूरोपियन और अमेरिकन दोनों प्रेस ने वाइडली कवर किया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी था जिनमें वीमेन ने भी लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया, महिलाओं का भी बहुत ही ज़्यादा अहम पार्टिसिपेशन रहा। और जो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, इन्होंने परसुएड करा गांधी जी को कि केवल मेन तक ही सीमित ना रखें इन प्रोटेस्ट को। और यही कमला देवी जी जो हैं वो हर्सेल, वो खुद भी शामिल थी न्यूमरस वीमेन के साथ, जिन्होंने साल्ट लॉ को तोड़ने का काम किया। ठीक है, ये सेकेंड चीज़ है। तीसरी चीज़ ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साल्ट मार्च जो है ये फोर्स करती है ब्रिटिशर्स को कि उनका जो राज है, ब्रिटिश राज, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, कुछ पावर्स इन्हें डिवॉल्व करनी होगी इंडियंस को। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर से क्विकली कवर कर दूं। पहली चीज़ ये कि हर प्रेस ने इसे कवर करा तो गांधी जी को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली। दूसरी चीज़, वीमेन का बहुत लार्ज पार्टिसिपेशन देखने को मिला। तीसरी चीज़ ये कि अब ब्रिटिश को रियलाइज़ होने लगा कि अब हमारा यहाँ हमेशा का नहीं है, हमें बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन रिसेंट का है, 2024 में ही पूछा गया है, ये यूपीएससी सीबीआई के पेपर में। पहला ये कहा जा रहा है कि इस मार्च को यूरोपियन अमेरिकन प्रेस ने वाइडली कवर किया। दूसरा ये कहा जा रहा है कि पहली नेशनलिस्ट एक्टिविटी था जिसमें वीमेन ने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया। दोनों के दोनों स्टेटमेंट डायरेक्ट एनसीईआरटी से, अभी हमने पढ़ा। आंसर है इसका सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीएस 2017 का, और ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। ये इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस भी आप देख लो। हाँ, पहला ये कहा जा रहा है कि जो साल्ट मार्च है ये जानबूझकर यूरोपियन मीडिया ने इग्नोर करा। दूसरा ये कि जो साल्ट मार्च है अमेरिकन और यूरोपियन प्रेस ने बहुत ज़्यादा कवर किया इसे। तीसरा ये कि जो साल्ट मार्च है ये फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी है जिनमें वीमेन ने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया। और चौथा ये कि जो साल्ट मार्च है ये ब्रिटिशर्स को भी इस बात की अर्जेंसी देता है कि अब इन्हें और पावर्स देनी होगी इंडियंस को। तो देखिए यहाँ पे जो पहली बात है वो बिल्कुल गलत है ना। अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, ये देखिए कि जो इस मार्च को यूरोपियन और अमेरिकन दोनों ही प्रेस ने वाइडली कवर किया। ठीक है, तो पहला गलत है और पहला हम एलिमिनेट करेंगे, एक ही ऑप्शन हट रहा है। दूसरा ये कि साल्ट मार्च को वाइडली कवर किया गया अमेरिकन और यूरोपियन प्रेस के द्वारा, ये बात सच है। अब आप इसे ऐसे भी समझो, मैंने कई बार ये बताया है कि जब 2 स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपस में अपोजिट हैं तो दोनों साथ में सही नहीं होंगे। ये तो बहुत लॉजिकल बात है ना कि अगर साल्ट मार्च को अमेरिकन और यूरोपियन प्रेस ने वाइडली कवर किया है तो फिर यूरोपियन मीडिया इसे कैसे डेलिबरेटली इग्नोर कर सकती है। तो 1 और 2 जिस भी ऑप्शन में साथ में होगा वो तो गलत होगा। अच्छा, एक ही ऑप्शन में है, कुछ तो हट रहा है ना, और हो सकता है 2-3 ऑप्शन हट जाते तो ये चीज़ हमें जरूर अप्लाई करनी है एग्जाम में। इट्स ऑल अबाउट एप्टीट्यूड ऑल्सो। सेकंड देखिए, साल्ट मार्च को वाइडली कवर किया, ये बात सही है, फैक्चुअली करेक्ट है। तीसरा, ये फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी जिनमें वीमेन ने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल सही बात है ये। चौथा ये कि साल्ट मार्च, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, अब और पावर देने की नीड है। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर इसका बी है, 2, 3 and 4। ये देख सकते हो आप, तीनों के तीनों बातें यहीं से लिए गए हैं। और भी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस सोशलिस्ट एक्टिविस्ट ने गांधी जी को ये परसुएड किया कि ये केवल साल्ट मार्च को मेन तक ही सीमित ना रखें। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सरोजनी नायडू के साथ। देखिए ये बात इन्होंने नहीं कही साथ में, हालांकि डेफिनेटली इन्होंने बहुत मेजर पार्टिसिपेशन दिया दांडी मार्च में, बट परसुएड करने वाली जो बात है ये कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के द्वारा देखने को मिली। सो आंसर इज ऑप्शन ए हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट आपको बताना है गांधी जी के दांडी यात्रा के बारे में। पहला ये कहा जा रहा है कि एक फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी था जिसमें वीमेन ने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया। दूसरा ये कि गांधी जी ने वीमेन की पार्टिसिपेशन को अलाउ किया कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के रिक्वेस्ट के बाद। तीसरा ये कि ये जो मार्च है ये फुल्ली कवर्ड था वेस्टर्न प्रेस से। और चौथा ये कि ये मार्च शुरू होता है आफ्टर द फेलियर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन। तो देखिए ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है आई थिंक नवंबर के आसपास स्टार्ट होती है 1930 में, जबकि जो ये गांधी जी की दांडी यात्रा है वो तो मार्च अप्रैल में है।
तो चौथा गलत है। और इसके बाद बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। और इससे आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है ना CAPF 2020 का, इसके स्टेटमेंट से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया गया। वैसे इन दोनों का सोर्स ही NCERT है, नो डाउट ऑन दिस, बट अगर आप PYQs भी कर रहे हो, क्योंकि NCERT भी उतना याद रख पाना कई बार पेपर में डिफिकल्ट होता है, बट PYQs बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन के आधार पर आप समझ जाओगे कि यहाँ से ही क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। इसका आंसर ऑप्शन डी है क्योंकि गलत पूछा गया है। वायसराय कौन थे गांधी जी के दांडी मार्च के टाइम पर? तो इसका आंसर क्या है? ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने साल्ट मार्च दांडी के लिए कहाँ से स्टार्ट किया, ये मैंने आपको बहुत बार बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। कई बार स्टेट PCS में पूछा गया है, बहुत सारे स्टेट PCS में। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी है, साबरमती आश्रम। ओके, तो साल्ट मार्च के बाद ये रियलाइज़ हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब कुछ पावर जो है वो इंडियंस को देनी पड़ेंगी, और इसी चीज़ को कि किस तरीके से कुछ पावर डिवॉल्व करना है इंडियंस को, इस चीज़ को लेकर गोलमेज सम्मेलन हुए। ये जो टेबल होता था ये राउंड होता था, इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनका नाम है। लंदन में ही होता था, और जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ ये नवंबर 1930 में हुआ। और देखिए ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इन क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें फिर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट महीना ध्यान होना चाहिए कि किस महीने ये शुरू हुआ ईयर्स के साथ। बट जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ ना, इसमें इंडिया से किसी भी एमिनेंट लीडर्स ने भाग नहीं लिया, और इस कारण से बिल्कुल फ्यूटाइल अटेम्प्ट हो गया, इसका कोई प्रयास नहीं, मतलब इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल कर आ पाया। गांधी जी जब रिलीज होते हैं जेल से 1931 में, तो उसके अगले महीने वायसराय के साथ मीटिंग चलती है, और इन मीटिंग्स के आधार पर गांधी जी कुछ डिमांड्स को रखते हैं, उन डिमांड्स को पूरा कर लिया जाता है इरविन के द्वारा, और इसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर अरेस्ट कर लिए गए हैं, उन्हें छोड़ देना होगा, रिलीज करना होगा, ये मांग रखते हैं गांधी जी। और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, आपने सुना भी होगा, भगत सिंह से जो एसोसिएटेड मुद्दा है। ठीक है, इसके साथ ही आप ये भी समझिए कि जो और एक बात रखी गई वो ये कि जो साल्ट मैन्युफैक्चरिंग है ये अलाउ कर दिया जाए, इस चीज़ में कोई रोक टोक ना हो, एटलीस्ट पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो अलाउ किया जाए, है ना। कुछ बातें नहीं मानी जाती है गांधी जी की, और इसी के कारण डिबेट भी है, बट एट द एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है गांधी इरविन पैक्ट के बाद। अब ये जो पैक्ट है इसमें बहुत सारे रेडिकल नेशनलिस्ट इसे क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वायसराय से ये कमिटमेंट नहीं ले पाए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को लेकर, वो केवल एक अश्योरेंस लेकर रह गए कि हाँ एक मंजूरी है, क्योंकि यहाँ के लीडर जो है वो ऐसा चाह रहे थे कि एटलीस्ट हमें कुछ पावर्स तो डायरेक्टली डिवॉल्व कर दी जाए, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 का सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो क्लेम करते हैं कि ये ऑल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये तीन पार्टीज हालांकि अंडर चैलेंज रहती हैं, मुस्लिम लीग, और इनका क्लेम यही होता है कि ये मुस्लिम माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को स्टैंड आउट कर रही हैं, और प्राइंसेस के लिए जो ये कहते हैं कि कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है, कोई दाव नहीं है उनकी टेरिटरीज में। और इस तरीके से ब्रिलियंट लॉयर और थिंकर BR अम्बेडकर जी भी होते हैं जो ये कहते हैं कि गांधी जी और कांग्रेस जो है ये लोवेस्ट कास्ट को तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही हैं। अब आप समझ सकते हो कि अलग अलग तरीके के पार्टीज़ हैं, अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग विचारधाराओं को रख रहे हैं। जैसे जो मुस्लिम लीग है ये मुस्लिम माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को रख रही है, जो कांग्रेस है वो सो कॉल्ड बात कर रहे हैं कि हम ऑल ओवर इंडिया को लेकर चल रहे हैं, बट हर अलग अलग जो कम्युनिटी है वो अलग अलग तरीके से इसे देख रही हैं। इसी के साथ ही जो प्राइंसली स्टेट है उनका ये कहना है कि कांग्रेस का तो कोई अधिकार ही नहीं हमारी टेरिटरीज में, है ना। और BR अम्बेडकर जी भी ये कह रहे हैं कि जो गांधी जी हैं या जो कांग्रेस है ये लोअर कास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इन्हें नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एट द एंड इस कारण से ये इनकन्क्लूसिव हो जाता है, यानी डेडलॉक बन जाता है। डेडलॉक बन जाता है। इसके बाद गांधी जी वापस आ जाते हैं और अपने सिविल डिसोबीडियंस को रिज्यूम करते हैं। इस टाइम पे वायसराय भी बदल जाते हैं, विलिंगटन आ जाते हैं, और विलिंगटन भी इंडियन लीडर को लेकर काफ़ी अनसिम्पैथेटिक होते हैं, मतलब काफ़ी हार्श रवैया इनका होता है। विलिंगटन अपनी बहन को जो लेटर लिखते हैं उसमें ये बोलते हैं कि अगर इस दुनिया में गांधी जी नहीं होते तो ये दुनिया बहुत सुंदर होती। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से वो गांधी जी या कांग्रेस के प्रति अपना विचार रखते थे। हर मूव के बॉटम में ये बताते हैं कि किस तरीके से ये बोलते हैं कि ये गॉड से इंस्पायर्ड है, और इस तरीके से ये डिस्कवर करते हैं पॉलिटिकल मैन्यूर को। यानी इनिशियली ये बोलते हैं, गांधी जी को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं बेसिकली कि गांधी जी तो गॉड से इंस्पिरेशन की बात करते हैं, बट असल में जो उनका एजेंडा होता है वो राजनीतिक होता है, पॉलिटिकल मैन्यूर होता है, यानी राजनीतिक दांवपेच होता है।
मैं देख सकता हूँ कि जो अमेरिकन प्रेस है जो ये कह रहे हैं कि गांधी जी बहुत ही वंडरफुल मैन है, यानी बहुत अच्छे इंसान हैं, बट यहाँ पे फैक्ट ये है कि हम काफ़ी अनप्रैक्टिकल, मिस्टिकल और सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी तरीके से सोच रहे हैं, जो गांधी जी को हम बहुत पवित्रता के साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो यानी जो अमेरिकन प्रेस जिन्होंने भर भर के तारीफें करी गांधी जी को लेकर, उस चीज़ का भी विरोध खंडन किया गया विलिंगटन के द्वारा अपनी बहन को जो ये पत्र लिखते हैं उसमें। अब देखिए ये ट्रेंड चला है क्वेश्चन का, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एनालाइज भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, तो इसमें ये भी मैंने देखा है अभी रिसेंट डेज में कि किनकी क्या विचारधारा थी उस पर भी खूब सवाल बन रहे हैं। तो अगर इस तरीके से ये लेटर दे दे और बोले कि किस वायसराय ने इसे कहा, तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए विलिंगटन की बात की जा रही है। 1935 में एक न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है और उनका ये कहना रहता है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की हम बात करेंगे। अब जो सरकार आएगी वो रिप्रेजेंट करने वाली रहेगी। 2 साल के बाद इलेक्शन होता है और इसमें कांग्रेस काफ़ी अच्छी जीत को हासिल करती है। 11 प्रांत में चुनाव होता है जिसमें से 8 में कांग्रेस जीत दर्ज करती है। 1939 में क्या होता है, 2 साल के बाद कांग्रेस मिनिस्ट्री जब ऑफिस ले लेती हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। कब? 1939 में ही। तो गांधी जी और नेहरू जी दोनों ही हिटलर के काफ़ी विरोधी होते हैं, बिल्कुल भी हिटलर की विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं और इसी तरीके से ये कहते हैं कि कांग्रेस के बिहाफ में कि हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स का, किस चीज़ में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बट इसके बदले में क्या हमें मिलेगा? तो इसके बदले में हमें ये चाहिए कि हमें इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारत की आज़ादी चाहिए। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा आपको यानी ब्रिटिशर्स को आज़ादी ग्रांट करनी होगी। ठीक है, ये मांग रखी जाती है गांधी जी नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस के बिहाफ में। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा ये डिस्कस हम करते हैं, बट इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। 2008 का ये क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का। तो इसमें ये असर्शन में कहा जा रहा है कांग्रेस मिनिस्ट्री ने सभी प्रोविंसेस में 1939 में रिजाइन कर दिया। कारण ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करती है वायसराय की कि जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया जाए। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करती है वायसराय के कि जर्मनी के खिलाफ, क्योंकि बिना कुछ पूछे वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स का कि इंडियन सपोर्ट है वॉर में जर्मनी के खिलाफ। बट ये चीज़ कांग्रेस में इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ऑब्वियस सी बात है, एक परमिशन या फिर एक इजाज़त वाली बात तो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कारण से ये बात बिल्कुल सच है। जहाँ तक बात है असर्शन की, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि 1939 में जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज है वो रिजाइन कर देती हैं। बट इसका रेजिग्नेशन का कारण क्या होता है, आप पढ़िए। ये देखिए, तो 1939 में 2 साल के बाद जब कांग्रेस मिनिस्ट्री अज्यूम करती है ऑफिस को, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। गांधी जी हिटलर की विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं, इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को कहते हैं कि हम आपका सपोर्ट करेंगे जर्मनी के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बट यहाँ जब हॉस्टाइलिटीज़ एंड हो जाएंगी तो इंडियन इंडिपेंडेंस हमें मिलना चाहिए, इस चीज़ का प्रोमिस ये लेते हैं। बट होता कुछ ऐसा नहीं है। ये देखिए, ऑफर इसे रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो इसी के प्रोटेस्ट में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देती है 1939 में। तो रेजिग्नेशन का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो ऑफ़र मांगा गया कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, जो कि ये था कि जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाए उस टाइम पे इंडियन इंडिपेंडेंस मिल जानी चाहिए, बट इस चीज़ को मना कर दिया गया है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो रीज़न है वो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। असल रीज़न ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस की जो डिमांड रखी गई उस चीज़ को फुलफिल नहीं किया गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। कैसा रिस्पॉन्स था? तो 1939 में जर्मनी पोलैंड पर अटैक करता है, इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। 1939 में ब्रिटेन जो है वो जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये डिक्लेयर करती है कि इंडिया का पूरा सपोर्ट है वॉर में, बिना इंडियन की ओपिनियन लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने सभी प्रोविंसेस में 1939 में रिजाइन कर दिया, इसका क्या कारण था? और ये दोनों ही सवाल सिविल सर्विसेज के हैं। पहला ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अनेबल थी, यानी कांग्रेस जो है वो कैबिनेट में 4 प्रांतों में सरकार कैबिनेट बनाने में असमर्थ थी, इस कारण से। दूसरा ये कि लेफ्ट विंग शुरू हो गया कांग्रेस में और इससे कैबिनेट का काम करना मुश्किल हो गया। तीसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा कम्युनल टर्ब्यूलेंस थी, यानी धार्मिक तौर पर काफ़ी उथल पुथल चल रही थी प्रांतों में। चौथा ये कि नन ऑफ द अबव इज़ ट्रू, तो ये बात सही है, नन ऑफ द अबव इज़ ट्रू। असल रीज़न क्या है? असल रीज़न ये है कि डिमांड रखी गई इंडियन इंडिपेंडेंस की, बट उस चीज़ को फुलफिल नहीं किया गया वायसराय के द्वारा। ये जो इमेज आप देख रहे हो गांधी जी और स्टैफोर्ड क्रिप्स की मुस्कुराते हुए, ये क्रिप्स मिशन के टाइम की है, 1942 की। नाउ नेक्स्ट,
तो मार्च 1940 में क्या होता है कि मुस्लिम लीग एक रेजोल्यूशन पास करती है जिसमें उन्होंने ये डिमांड रखा कि एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होना चाहिए, उसके लिए ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इंडियन वर्सेस ब्रिटिश नहीं रहा ये, ठीक है। अब ये तीन तरफा हो गया, क्योंकि एक तो कांग्रेस है एक साइड में, दूसरी साइड में मुस्लिम लीग है, तीसरी साइड में ब्रिटिशर्स हैं। क्योंकि अब जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस की हर बात से सहमत नहीं है, अब ये एलिनेट होने लगी हैं। अब इन्हें लग रहा है, यानी मुस्लिम लीग को लग रहा है कि कांग्रेस एक धर्म का, एक पक्ष का सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है, ठीक है, उनका नाम रहता है ऑल पार्टी गवर्नमेंट। इसमें जो लेबर मिनिस्ट्री के मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं या भारत की आज़ादी को लेके, बल्कि लेकिन जो कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं चर्चिल, वो बहुत डाई हार्ड इंपीरियलिस्ट होते हैं। मतलब वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले भारत को। और इसके बाद आपने ये पढ़ा होगा कि चर्चिल जो है वो क्रिप्स को भेजते हैं, क्रिप्स मिशन लेकर भारत में, कि वो कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट कर सकें गांधी जी और कांग्रेस के साथ। हालांकि ये बातें नहीं चल पाती, क्योंकि उनके जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं, जो हमारी उस टाइम की प्रेजेंट डिमांड्स होती है उनसे फुलफिल नहीं होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट इससे पहले क्विट इंडिया पर पहुंचने से पहले कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। जैसे एक तो सवाल जो है इसमें वो होता है जो सबसे पहले पूछा जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, ठीक है। ये हमारी बैच की सीट है, बट यहाँ पे मैं कवर करवा दे रहा हूँ क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमें समझना है वो है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, ये दांडी मार्च के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो दांडी मार्च के ऊपर अभी हमने क्वेश्चंस कवर कर लिया ऑलरेडी। हाँ, गांधी इरविन पैक्ट की हम बात कर लेते हैं क्विकली। तो देखिए, इरविन जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में किन चीज़ों के लिए एग्री कर जाते हैं। सबसे पहला कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें इमीडिएट रिलीज मिल जाए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, ये जितने भी फाइन्स वगैरह हैं जो अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए हैं, इस चीज़ के लिए भी वो एग्री कर जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज, अभी तक जो थर्ड पार्टी को सेल नहीं किए गए हैं उन लैंड्स को ये रिटर्न कर दें, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा है लीनियंट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैड रिजाइन, जिन्होंने रिजाइन करा है उनके लिए लीनियंट ट्रीटमेंट्स हो, यानी उदार तरीके से उन पर कोई अलग तरीके से इम्पोजिशन ना लगाया जाए। और पांचवा ये कि जो साल्ट्स वगैरह हैं कोस्टल विलेजेस में पर्सनल कंजम्पशन के लिए, इन चीज़ों के लिए भी अधिकार मिल जाए। और छठा ये कि पीसफुल और नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग का भी अधिकार मिले। इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस को विड्रॉ किया जा सके। हालांकि वायसराय दो बातों की मांग नहीं रखते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। पहला तो ये कि पुलिस एक्सेसेस पर जो पब्लिक इंक्वायरी है उस चीज़ के लिए वो एग्री नहीं करते हैं। और दूसरा, भगत सिंह और जो उनके साथियों का कम्यूटेशन होता है, लाइफ सेंटेंस की मांग रखी जाती है, बट इस चीज़ को भी रिफ्यूज कर दिया जाता है वायसराय के द्वारा। और गांधी जी एग्री कर जाती हैं किन चीज़ों को लेकर कि हाँ, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है उसे हम सस्पेंड कर देंगे और अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या है, तो पहला क्वेश्चन यही है गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर कि इसके मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं। पहला ये कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सस्पेंशन। दूसरा ये कि वो नेक्स्ट फोर्थ कमिंग शिमला कॉन्फ्रेंस में भाग लें। तीसरा ये कि वो टैक्सेस दें जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पीरियड है उसे लेकर। चौथा ये कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए। तो अभी हमने पढ़ा कि गांधी इरविन पैक्ट के जो मुख्य मुद्दे हैं उनमें यह है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो वन तो सही है, यानी हमारे पास दो ऑप्शन हट गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस, यानी शिमला कॉन्फ्रेंस की कोई बात नहीं हमने देखी। तीसरा ये है कि पे टैक्सेस फॉर द पीरियड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नहीं ये कोई बात नहीं है। चौथा बिल्कुल सही है, रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, है ना, ये दो मुख्य मांगे रखी गई। तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में ही पूछा गया। पहला ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीज नहीं करेगी जो नॉन वायलेंट थे उन प्रिजनर्स को। दूसरा ये कि गवर्नमेंट रिलीज नहीं करेगी उन प्रिजनर्स को जो कि पीसफुल पिकेटिंग में शामिल हैं। तीसरा ये कांग्रेस जो है इस चीज़ पर एग्री नहीं करती कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक देगी। चौथा ये कि कांग्रेस एग्री कर जाती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेके। तो ये साफ पता है हमें, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए एग्री कर जाती है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब पहला बिल्कुल गलत है, ये मांग रखी गई कि गवर्नमेंट रिलीज कर देगी उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो कि नॉन वायलेंट है, ठीक है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट उन्हें भी रिलीज कर देगी जो शांतिपूर्वक तरीके से पिकेटिंग में शामिल थे, ठीक है। और तीसरा ये कि कांग्रेस एग्री कर जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सस्पेंशन को लेकर। तो तीनों बातें यहाँ उल्टी लिखी गई हैं, इसलिए तीनों गलत हैं। चौथा बिल्कुल सही है।
गांधी यूरियन पैक्ट में क्या क्या मांगे इंक्लूडेड हैं, तो सब वही सवाल है घुमा फिरा कर। अच्छा, ये क्वेश्चन आई थिंक कैंसिल कर दिया गया था। हाँ, इसमें एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल थे, ऑप्शंस मतलब इसके सही नहीं थे, इसलिए से हटा दिया गया था, तो इसे हम नहीं कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, गांधी यूरियन पैक्ट में कौन सा प्रोविजन नहीं था, तो कौन सा नहीं था, अब आप ट्राई करिए इसे। पहला ये कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इमीडिएट रिलीज कर दिया जाए। दूसरा ये कि ये पैक्ट डिफाइन करता है रिजर्वेशन और सेफगार्ड को, जिससे फाइनेंशियल क्रेडिट को कवर किया जा सके। तीसरा ये कि जो भी लैंड जब्त किए गए हैं, जो थर्ड पार्टी को ऑलरेडी बेचे गए हैं, उनको रिटर्न किया जाए। चौथा ये कि 18% रिजर्व सीटें रखी जाए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। तो ये तो हमें इसका आंसर पता है ऑलरेडी, क्योंकि ये डिप्रेस्ड क्लासेस में रिजर्वेशन वाली बात नहीं थी, गांधी यूरियन पैक्ट में शामिल नहीं थी। आपने देखा कि बार बार किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, जो मांग है ना गांधी यूरियन पैक्ट की, वो हमें अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी हम ऐसे क्वेश्चन इजीली टैकल कर पाएंगे। नाउ हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो ये जो वर्ड है ना क्विट इंडिया, ये स्लोगन कॉइन किया गया यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा। ये भी नेशनलिस्ट हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि ये जो टर्म है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो, ये जो शब्द है ना, ये यूसुफ मेहर अली की देन है, और पॉपुलराइज किया गांधी जी ने, और लीड भी किया इस मूवमेंट को। अब कहानी आप समझिए। तो क्रिप्स मिशन फेल कर गया है, गांधी जी ने डिसाइड किया है कि अब हम थर्ड मेजर मूवमेंट को चलाएंगे, जो कि होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 से शुरू होता है। हालांकि गांधी जी व जेल्ड एट वंस, यंगर एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज स्ट्राइक एंड एक्ट ऑफ सैबोटेज ऑल ओवर द कंट्री। सैबोटेज का मतलब वही है कि सपोर्ट नहीं करना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रतीक है, जो सिंबल्स हैं, उन्हें नुकसान करना। गांधी जी उस टाइम पे जेल में हैं, और यंगर एक्टिविस्ट जो हैं वो स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके बाद अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस में भी सोशलिस्ट मेंबर काफ़ी शामिल थे, जिनमें जयप्रकाश नारायण जी भी शामिल हैं। बहुत सारे ज़िले, जिनमें सतारा है वेस्ट में, मेदिनीपुर है ईस्ट में, इनमें इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली गई। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का मतलब पैरेलल गवर्नमेंट, यानी अब उस पर्टिकुलर एरिया में जो राज है वो ब्रिटिश राज नहीं होगा, बल्कि आम जनता ही अपना शासन चलाएंगी। इस पर अभी हम और पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा होगा, बहुत ईजिली आप गेस कर सकते हो। डेफिनेटली वो फोर्सफुल तरीके से इस चीज़ को रोकने का काम करेंगे। इस बात में कोई डाउट नहीं कि क्विट इंडिया जो है वो एक जेन्युइनली एक मास मूवमेंट था। ठीक है, इसमें हजारों लाखों भारतीय शामिल होते हैं, और यूथ्स के लिए बेसिकली ये, क्योंकि अब समझो आप ऐसा समय आ गया है, करो या मरो। गांधी जी ने जब ये नारा दे दिया करो या मरो, तो ये बिल्कुल फाइनल अटेम्प्ट है। या तो हमको इस अटेम्प्ट में कर जाना है, या फिर भले ही इस प्रयास में हमारी जान क्यों ना चले जाए, यानी हम आज़ादी के प्रयास की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें यूथ्स काफ़ी ज़्यादा शामिल होते हैं बड़ी संख्या में। कांग्रेस लीडर जो है हालांकि जेल में होते हैं मोस्टली, जिन्ना और उनके जो कलीग होते हैं वो बिल्कुल पैशनेटली वर्क करते हैं और अपने इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाने का काम करते हैं। इन सालों में मुस्लिम लीग जो है वो पंजाब, सिंध, इन एरियाज़ में अपनी पहचान छोड़ती हैं, क्योंकि इनसे पहले इन एरियाज़ में इनकी बहुत ही कम पहुँच होती है। जुलाई 1944 में क्या होता है कि गांधी जी को रिलीज़ कर दिया जाता है प्रिजन से, और इसी साल के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने सीरीज ऑफ मीटिंग रखी है जिन्ना के साथ। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस और लीग के बीच जो दूरियां हैं वो बिल्कुल बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो इस कारण से ये मीटिंग रखी गई। 1945 में लेबर गवर्नमेंट पावर में आती है, और ऑब्वियसली हमें पता है लेबर गवर्नमेंट की कैसी विचारधारा है, काफ़ी लीनियंट है इन चीज़ों को लेके। हाँ, तो यही बात है कि इन्होंने खुद ही ये कह दिया लेबर गवर्नमेंट ने कि हम इंडिपेंडेंस दे देंगे इंडिया को, जितनी जल्दी हम प्रयास कर पाएंगे। ठीक है, और मीनवाइल हम इंडिया में देखते हैं कि जो वायसराय वेवेल है वो कांग्रेस के साथ और लीग को साथ लाने का काम करते हैं कि आप लोग बातचीत बढ़ाइए और जो झगड़े हैं उन्हें सुलझाकर एक साथ आ जाइए। 1946 में दोबारा इलेक्शन होते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। कांग्रेस जनरल कैटेगरी में खूब सीटें लेकर आती हैं, बट ये जो सीट है ये स्पेसिफिकली रिजर्व होते हैं मुस्लिम्स के लिए, और जहाँ पे जो सीटें जो खास तौर से मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हैं, उन सीटों में मुस्लिम लीग एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी लेकर आती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद कैबिनेट मिशन आती है 1946 में। हालांकि ये कांग्रेस और लीग की सहमति नहीं ले पाती हैं फेडरल गवर्नमेंट को लेके, और इसी के साथ हम देखते हैं कि जब ये बातचीत बंद हो जाते हैं तो जिन्ना जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे की मांग करते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब आप समझ सकते हो, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है, क्योंकि अब जो लीग की डिमांड है पाकिस्तान को लेकर उसे हम पुरजोर तरीके से रखेंगे। ठीक है, ये जिन्ना का कहना होता है। उसके बाद ये 16 अगस्त 1946 को बहुत ज़्यादा धार्मिक दंगे होते हैं। ये बात बताने की नीड नहीं है कि किस टाइम पे, इवन ये इस बात तो हो गई, इसके साथ ही जब आज़ादी भी मिलती है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा धार्मिक दंगे भड़कते हैं। ये जो वायलेंस है ये रूरल बंगाल में फैल जाते हैं, उसके बाद बिहार में, और इस तरीके से पूरे देश में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, उस टाइम पे यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं उसमें, और फिर पंजाब में, बाकी क्षेत्रों में भी फैल जाता है।
कुछ प्लेसेस में मुस्लिम सफरर होते हैं, कुछ प्लेसेस में हिंदूज, यानी ऑब्वियस सी बात है दोनों को ही नुकसान होना है। 1947 में वेवेल जो है उसके बाद माउंट बेटन आ जाते हैं वेवेल को रिप्लेस करके। माउंट बेटन जो है वो एक बार आखिरी प्रयास करते हैं कि फिर से बातचीत को बढ़ाया जाए, बट फिर भी कोई मुद्दा कंक्लूजन निकल कर आता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम लीग की जो डिमांड रहती है पाकिस्तान को लेकर वो स्पष्ट रहती है और दृढ़ संकल्प तरीके से रहती है। और फाइनल जो ट्रांसफ़र होता है पावर का वो 15 अगस्त को होता है, हम सबको पता है। हाँ, भले हम अलग अलग तरीके से देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, बट बहुत क्षेत्रों में ये आज़ादी का जश्न उस तरीके से नहीं होता है। कैसे नहीं होता वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे कलकत्ता में होते हैं और कोई भी फंक्शन को मतलब उनमें शामिल नहीं होते हैं। गांधी जी 24 आवर का फास्ट लेते हैं और ये जो फ्रीडम है, अब आपको इसका रीज़न पता होगा बेसिकली, क्योंकि गांधी जी को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती है कि हिंदूज़ और मुस्लिम इन भागों में हमारा देश डिवाइड हो गया है। अब देखिए मिक्स्ड ओपिनियन है, मैं किसी भी ओपिनियन का समर्थन नहीं करता हूँ, मेरा काम है कि मैं न्यूट्रल तरीके से सभी बातें आपके सामने स्पष्ट रूप से रखूँ। अब इसमें यही बात है सिंपल सी कि कुछ लोग इसमें गांधी जी को दोष देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनफैक्ट गांधी जी ने इस जो दंगे हुए, ये जो रिलीजियस रायोट्स हुए, उनको रोकने का काम किया। इवन आप माउंट बेटन को पढ़ोगे तो माउंट बेटन ने ये कहा कि गांधी जी वन मैन आर्मी है, गांधी जी जहाँ पे हैं वहाँ पे किसी तरह का कोई धार्मिक दंगा नहीं हो रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी हम एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो सितंबर और अक्टूबर में हम देखते हैं कि इनके जो बायोग्राफर हैं डीजी तेंदुलकर जी, उनका वही कहना है, वेंट राउंड हॉस्पिटल्स एंड रिफ्यूज कैंप्स गिविंग कंसोलेशन टू डिस्ट्रेस्ड पीपल। जो जनता परेशान है उन्हें कंसोलेशन प्रोवाइड करने का काम गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है। वो सिख से अपील करती हैं और हिंदू से मुस्लिम से सबसे अपील करते हैं कि वो पास्ट को भूल जाएं और अपनी सफरिंग पर ड्वेल ना करें। ठीक है, और इस तरीके से एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं, फेलोशिप यानी मित्रता को बढ़ाएं और शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ें। और गांधी जी और नेहरू के इनिशिएटिव पर कांग्रेस जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करती हैं जिसमें राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की जाती है। और इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि पार्टी ने कभी भी 2 नेशन थ्योरी यानी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 2 राष्ट्र की जो सिद्धांत है उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। स्टिल इनका यह मानना था कि इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे रेसेस हैं और इसी तरीके से ये होना चाहिए। पाकिस्तान की जो भी सिचुएशन हो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट के रूप में रहेगा जहाँ पे हर नागरिकों को संपूर्ण अधिकार हों और उन्हें स्टेट का प्रोटेक्शन भी संपूर्ण तरीके से मिले, भले ही वो किसी भी धर्म से अपना संबंध रखते हों। कांग्रेस ने ये विश किया कि वो माइनॉरिटीज़ को अश्योर करें कि वो आगे भी उसी तरीके से प्रोटेक्ट किए जाएंगे देश की बेस्ट ऑफ द एबिलिटी के साथ, और सिटीजन्स को अधिकार होगा हमेशा की ही तरह। बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। इन्होंने कुछ ने यह भी कहा है कि जो इंडिपेंडेंस वाला आवर है वो गांधी जी का फाइनेस्ट आवर है। जब बंगाल में पूरे तरीके से शांति स्थापित हो जाती है तो गांधी जी दिल्ली की ओर शिफ्ट करते हैं और जो रायोट टॉर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब की, वहाँ भी वो मूव करना चाहते हैं। हालांकि कैपिटल में उनके जो मीटिंग है उन्हें डिसरप्ट कर दिया जाता है रिफ्यूजीज़ के द्वारा। ठीक है, हु ऑब्जेक्टेड टू रीडिंग फ्रॉम द कुरान और साउटेड स्लोगन्स अगेंस्ट आस्किंग वाई ही डिड नॉट स्पीक ऑफ द सफरिंग ऑफ दोज हिंदूज एंड सिख। जैसा कि आपको पता है इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी। अच्छा, डीजी तेंदुलकर जी ये लिखते हैं कि गांधी जी इक्वली कंसर्न थे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की सफरिंग को भी लेकर। ही वुड हैव लाइड टू बी एबल टू गो टू देयर सिक्योर। ठीक है, वही बात है जो बार बार मुद्दे उठते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो 20 जनवरी 1948 को ही एक अटेम्प्ट होता है गांधी जी की लाइफ के ऊपर, बट वो अनडॉन्टेड तरीके से बिल्कुल अपने काम में आगे रहते हैं। और 26 जनवरी को हम देखते हैं कि वो अपने प्रेयर मीटिंग में शामिल हैं और वो बता रहे हैं किस तरीके से इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया, कि अब हमें आज़ादी मिल गई है, थोड़े महीने हमारे परेशानी वाले भर हो सकते हैं बट हमें आगे चलकर शांति मिलेगी और हर धर्म के लोग यहाँ पर समानता से रह पाएंगे। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी वाज एसेसिनेटेड, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा, गांधी जी की जो डेथ है उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके से लोग उन्हें ट्रिब्यूट प्रदान करते हैं। खास तौर से इंडिया के अलावा भी इंटरनेशनल फिगर्स जैसे जॉर्ज ऑरवेल, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सभी लोग भी आगे बढ़कर अप्रिशिएट करते हैं गांधी जी के काम को। टाइम मैगजीन, जिन्होंने एक बार गांधी जी के फिजिकल साइज को मोक करा था और इवन वो नॉन रेशनल आइडियाज बताते हैं, अब कंपेयर करते हैं इनके मार्टिडम को अब्राहम लिंकन के साथ। ठीक है, तो यही है, लोगों के विचार बदलते हैं हमारे काम के साथ साथ। जैसे टाइम मैगजीन ने काफ़ी मॉकिंग करी थी इनिशियली, अगर आपको ध्यान हो, मैंने वो क्वेश्चन भी कवर कराया। इसमें बेसिकली वही गांधी जी के अपीयरेंस पर ये सवाल उठाते थे और इन्हें वही लगता था कि एक इंसान जो बिल्कुल संत जैसा है, संत जैसे कपड़े पहनता है, वो कैसे एक आज़ादी वाली बात को आगे रख पाएगा। बट इनके विचार बदल जाते हैं समय के साथ। इसके बाद ये जैसे मैंने टाइम मैगजीन जो है वो अब्राहम लिंकन से कंपेयर करती है गांधी जी की शहीदी को। उसके बाद ये गांधी जी को जो एसेसिनेट किया गया, इस पर भी बहुत सारी बातें लिखती हैं। जैसे टाइम मैगजीन का ये कहना होता है कि जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड न्यू दैट इट हैड इन अ सेंस टू डीप
टू सिंपल फॉर द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड, कन्नाइव्ड एट हिज डेथ एज इट हैड कन्नाइव्ड एट लिंकन। ठीक है, तो लिंकन से कंपेयर किया जाता है गांधी जी को। अब गांधी जी को समझने के क्या क्या स्रोत हैं, तो एक तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, दूसरा बहुत सारे बुक गांधी जी ने लिखे हैं, तीसरी चीज़ ये कि गांधी जी के बुक्स के अलावा बहुत सारी पत्रिकाएं भी थी जिनके कुछ सारांश तो यहाँ भी दिए गए हैं। ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चन रह गए, इन्हें हम पहले डिस्कस करते हैं। स्टेट पीसीएस के रिसेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे ये गुजरात पीसीएस का क्वेश्चन है। 17 प्रति सरकार इमर्ज्ड एज अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव नेशनल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि 1942 में क्या हुआ ना, अलग अलग क्षेत्रों में पैरेलल गवर्नमेंट भी आने लग गई, और इसी में हम देखते हैं 17 में प्रति सरकार आती हैं। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर हम देखते हैं, और ये हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। हाँ, ये देखिए पैरेलल गवर्नमेंट आती है बलिया में 1942 में, एक वीक के लिए ये रहती हैं। किनके लीडरशिप में? चित्तू पांडे जी के लीडरशिप में। बहुत सारे कांग्रेस लीडर को ये रिलीज भी करवाते हैं। तमलुक यानी वेस्ट बंगाल की हम बात कर रहे हैं, मिदनापुर में 1942 से लेकर 1944 तक जातीय सरकार आती है, और ये बहुत सारे वर्क करती है। इसमें साइक्लोन रिलीफ वर्क है, स्कूल वगैरह में ग्रांट देना, पैडी वगैरह सप्लाई करना रिच से लेकर पुअर्स में। ठीक है, विद्युत वाहिनी को भी इनफैक्ट ये ऑर्गेनाइज करते हैं। 17 में क्या होता है, प्रति सरकार के नाम से ही आती है पैरेलल गवर्नमेंट, और बहुत सारे लीडर्स इनमें रहते हैं, वाई.बी. चौहान, नाना पाटिल, और विलेज लाइब्रेरीज हैं, न्यायदान मंडल हैं, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। अगला ये कह रहे हैं कि जातीय सरकार जो है ये मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में कब फॉर्म की गई, तो 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट के कंटेक्स्ट में हमें कुछ बातें बतानी है, पैरिंग को सही बताना है। उषा मेहता, क्लैंडेस्टाइन रेडियो ब्रॉडकास्ट, यानी छुप के रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, क्यों? ताकि हम अपने देश की गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें, राष्ट्रीय गतिविधियों को। दूसरा केटी भाष्यम, ये इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट को रन करते हैं। तीसरा चित्तू पांडे, लेबर अनरेस्ट से शामिल है। चौथा मतांगनी हाजरा, ये पुलिस स्टेशन पर अटैक करती हैं। तो देखिए इसमें जो बी और सी है वो गलत है, ये आई थिंक इंटरचेंज कर दिया गया है। चित्तू पांडे जी इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट चलाते हैं बलिया में, ये देखिए, है ना, ये देखिए। बट यहाँ जो तीसरा है, दूसरा जो है केटी भाष्यम, ये लेबर अनरेस्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो डी होगा, ए एंड डी। ये हरियाणा सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर हजारीबाग जेल से कौन स्केप कर जाते हैं, तो हजारीबाग झारखंड में है, और उसी जेल में जयप्रकाश नारायण जी होते हैं, वहाँ से वो स्केप कर जाते हैं। 1943 में यंग लीडर्स होते हैं जो अपने महाराष्ट्र में ही सेटअप करते हैं पैरेलल गवर्नमेंट को, यानी जातीय सरकार, सेवा दल और तूफान दल। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किनके द्वारा देखने को मिलती है, ये कहाँ पे बेसिकली देखने को मिलती है, ये पूछ रहा है। तो अभी ये हमने पढ़ा ना, ये देखिए 17 में 1943 में। ठीक है, प्रति सरकार के नाम से। तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए, कौन से लीडर सीक्रेटली एस्केप कर जाते हैं जेल से और क्विट इंडिया मूवमेंट को अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के द्वारा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यही जेपीजी की हम बात कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया जो है वो ज़्यादा रिलायबल है बेस ऑफ ऑपरेशंस के लिए होता, और इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि मोर ओवर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ सेटलमेंट विल बी ग्रेटली इन्हेंस्ड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ गांधी जी। अगर गांधी जी नहीं होते तो और भी ज़्यादा बेटर प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिलते, और हर सेटलमेंट्स को इन्होंने टॉर्पीडो किया है, यानी उसको अनसक्सेसफुल बनाया है। ये ब्रिटिशर्स ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, खेड़ा सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या नॉन कोऑपरेशन। तो अभी हमने पढ़ा कुछ इस तरीके की बातें ही विलिंगटन कह रहे थे, राइट। और इसके बाद भी जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मोस्टली यही कहते हैं कि इंडिया जो है वो ज़्यादा बेटर बेस ऑफ ऑपरेशन रहता, यानी ब्रिटिश गतिविधियों को बढ़ाने में। यानी ये गांधी जी को सिंगल देख रहे हैं कि अगर गांधी जी ही सिर्फ डिसअपियर्ड होते तो ये सेटलमेंट्स और ज़्यादा बेहतर ढंग से चलता, क्योंकि हर सेटलमेंट के प्रयासों को खारिज किया गया है गांधी जी के द्वारा। तो आंसर इसका सी है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उषा मेहता जी का क्या रोल है, तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे सीक्रेट कांग्रेस रेडियो ये चलाती हैं, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन भी था, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्लैंडेस्टाइन रेडियो ब्रॉडकास्ट चलाती हैं। क्लैंडेस्टाइन का मतलब वही होता है गुप्त तरीके से। नेक्स्ट देखिए, कौन सी जो विमेन फाइटर है, फ्रीडम फाइटर, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से नहीं जुड़ी हुई हैं। मतांगी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा असफ अली और शांति घोष। तो देखिए मतांगनी हाजरा जी हैं, कनकलता बरुआ हैं, अरुणा असफ अली, ये तीनों ही क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। शांति घोष जी नहीं है। शांति घोष जी के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है, उससे हम समझ लेते हैं।
तो देखिए 1931 की बात है, 15 साल की एक लड़की है शांति घोष, ये कोमिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती हैं और इसी के साथ ही इनकी एसोसिएट होती हैं सुनीति चौधरी जी, जो कि मात्र 14 साल की हैं। और ये बेसिकली क्लेम करती हैं कि इन्हें पेटिशन चाहिए उस टाइम पे जो डीएम रहते हैं चार्ल्स स्टीवन से, क्योंकि स्विमिंग कॉम्पिटिशन के लिए। और इसके बाद ही ये इनसे जब मिलती हैं तो दोनों ही यंग गर्ल जो हैं ये अपने ऑटोमेटिक पिस्टल्स को निकालती हैं और इस तरीके से जो स्टीवंस हैं उन्हें शॉट डेड कर देती हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी हीरोइक एक्टिविटी है। और ये जो शांति घोष जी हैं या जो सुनीति चौधरी जी हैं, ये दोनों ही एसोसिएटेड हैं मास्टर द सूर्यसेन जी से, जो चिटागोंग आर्मरी रेड है, चिटगांव धावागार शस्त्र इसे कहा जाता है। तो इसमें जो मास्टर दा का जो प्लान रहा किस तरीके से जो ब्रिटिश गतिविधियां उन्हें रोकना, बेसिकली 1930s का इवेंट है। अगर आप इन चीज़ को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं चिटागोंग आर्मरी रेड को, तो एक मूवी है खेले हम जी जान से, ठीक है, मूवी का नाम है खेले हम जी जान से, उसे आप देख लो, कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। और सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप इन हीरोइक एक्टिविटीज़ को समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा कि आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं या बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने लिटरली अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दिलवाई है। तो हमें अपने देश के लिए मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है जो हम आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। इनके बाद हम बात करते हैं कनकलता बरुआ जी का। तो ये यंगेस्ट मार्टियर्स हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान और इनको भी आइकॉनिक स्टेटस मिला है असम में। 17 की ही एज में ये मुक्ति वाहिनी को लीड करती हैं और इसके बाद ये हमारे तिरंगे झंडे को अनफर्ल करती हैं गोहपुर पुलिस स्टेशन में 1942 में। तो जब ये पुलिस डिड नॉट लेट देम मूव फॉरवर्ड एंड ऑल्टरकेशन लेड टू फायरिंग, इसके बाद क्या हो जाता है, एक फायरिंग हो जाती है जिसमें जो बरुआ हैं उन्हें गोली लग जाती है, ठीक है। इसके बाद ये मृत्यु वाहिनी को भी ज्वाइन करती हैं इस इंसिडेंट से 2 दिन पहले। ये सुसाइड स्क्वाड जैसा ये ग्रुप होता है। ये है शांति घोष जी और ये है सुनीति चौधरी जी। नो डाउट इन क्रांतिकारियों के बारे में हमें पढ़कर हमें जरूर पढ़ना है और समझना है, ठीक है। दे टुक आउट देयर रिवॉल्वर एंड शॉट CGB's टीम इन स्विमिंग क्लब इन त्रिपुरा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, और भी काफ़ी सवाल हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के फीचर्स के बारे में ये पूछ रहे हैं। स्टार्टिंग से ये एक रूरल रिवोल्ट था। दूसरा ये कि एक मॉडरेट मूवमेंट था, मॉडरेट का मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा रहा था। तीसरा ये कि अनप्रेसिडेंटेड यूज ऑफ वायलेंस यानी अनएक्सपेक्टेड वायलेंस देखने को मिला। चौथा ये कि एक्यूट स्टेट रिप्रेशन देखने को मिला। तो देखिए स्टार्टिंग से ये रूरल मूवमेंट था नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे फैला, ठीक है। फर्स्ट तो है गलत, और आपको पता होगा ये ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट होता है बेसिकली मुंबई से, तो पहला तो गलत है। और अच्छा, पहला गलत है तो आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इसमें ये मॉडरेट मूवमेंट तो था नहीं क्योंकि एक्सट्रीम यूज ऑफ वायलेंस देखने को मिल रहा है, हाँ ये बात सही है। और एक्यूट स्टेट रिप्रेशन भी था, यानी बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी हार्शली इसे दबाने की कोशिश की। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला ये कह रहे हैं कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। दूसरा ये कि गांधी जी के द्वारा लीड किया गया। तीसरा एक स्पॉन्टेनियस था, मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था। चौथा ये लेबर क्लासेस को इन जनरल अट्रैक्ट नहीं करता है। इसका आंसर क्या, ऑप्शन ए, बहुत ज़्यादा वायलेंस था, वायलेंस आ गया था एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड ये भी क्वेश्चन है। डू और डाई का जो स्लोगन है वो किससे एसोसिएटेड है। डेफिनेटली आंसर इसका क्विट इंडिया मूवमेंट है। गांधी जी ने इस स्लोगन को क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था। अगला देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद राजगोपालाचारी जी एक पॉम्पलेट इशू करते हैं द वे आउट के नाम से। ये इसमें क्या प्रस्ताव रखा जाता है, तो बेसिकली यही रखा जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बन जाता है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए राजगोपालाचारी ये फार्मूला रखते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे अरुणा आसफ अली जी एक मेजर वीमेन ऑर्गेनाइजर थी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को लेकर। तो ये हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही ये नेशनल फ्लैग को होस्ट करती हैं ग्वालियर टैंक मैदान में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, क्योंकि उस टाइम पे मेजर जो लीडर्स हैं वो बेसिकली अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है इसमें शामिल रहती हैं अरुणा आसफ अली जी। तो आंसर इसका ऑप्शन सी है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं। ये सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है। पहला ये कहा जा रहा है कि ये कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कि आप रिजाइन कर दो। दूसरा ये कि सोल्जर्स को कहते हैं कि आप अपना पोस्ट छोड़ दो। देखिए दोनों ही बातें गलत हैं। इनका ये कहना रहता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कि आप कांग्रेस के साथ रहो, उनका साथ निभाओ, ना कि रिजाइन करो, ठीक है। और सोल्जर्स को तो ये अपने पोस्ट को लीव करने के लिए नहीं कहते हैं। तीसरा ये, हाँ ये सही है कि प्रिंसेस को ये कहते हैं, प्रिंसेस को, कि प्रिंसली स्टेट्स को वो सपोर्ट करें और एटलीस्ट वो अपनी जनता की सॉवरेंटी को स्वीकार लें, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी है, 3 ओनली। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कौन कौन से मेजर फेजेस थे, तो देखिए अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो इसमें जो सुमित सरकार जी हैं उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली।
देख लेते हैं क्या है। पहला ये कहा जा रहा है स्ट्राइक, बाइकआउट और पिकेटिंग देखने को मिले अर्बन सेंटर में। दूसरा ये कि वाइड स्प्रेड अटैक देखने को मिले रूरल एरियाज़ में, और बहुत सारे सिंबल्स पर और कॉलोनियल रूल के जो प्रतीक होते हैं उन चीज़ों को अटैक किया गया, जिसमें रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, गवर्नमेंट बिल्डिंग, ये सब शामिल है। होम रूल लीग का फॉर्मेशन और कर्नाटक मेथड। तो जो सुमित सरकार है काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है, इनकी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। पहले तो एनडीए सीडीएस में लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन इसी बुक से आते थे और वो एनसीईआरटीज में नहीं होते थे, बट अभी नहीं, अभी एनसीईआरटीज का ही रोल है। हाँ, तो देखिए इसमें 3 फेजेज इन्होंने बताया है क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके। पहला फेज में इन्होंने ये कहा कि एक अर्बन रिवोल्ट के जैसा था, जिसमें स्ट्राइक, बॉयकॉट, पिकेटिंग ये देखने को मिले, जिन्हें बहुत ईजिली सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अगस्त के महीने में मिडिल में हम देखते हैं जो कि सेकेंड फेज रहता है। अब जो फोकस है वो एक गांव वाले एरिया में, कंट्री साइड में शिफ्ट कर गया है, और इसमें एक मेजर पीजेंट्स रेबेलियन देखने को मिलते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, रेलवे ट्रैक, स्टेशन, टेलीग्राफ वायर, पोल, इन चीज़ों पर अटैक कर दिया जाता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर भी, और जो भी सिंबल हैं, जो प्रतीक हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के, इन चीज़ों पर अटैकिंग की जाती है। जो तीसरा फेज है उनमें टेररिस्ट एक्टिविस्ट शामिल है। प्राइमरली इनमें सेबोटेजिंग है, यानी तोड़ फोड़ शामिल है, और डिसलोकेट करना है कम्युनिकेशन सिस्टम को, और जो भी प्रोपेगेंडा एक्टिविटीज़ हैं इन चीज़ों को भी रोकने का काम करना है, जिनमें क्लैंडस्टाइन रेडियो स्टेशन भी जो है वो शामिल हैं। उषा मेहता जी के द्वारा ये देखने को मिला। और इसी तरीके से ना केवल एजुकेटेड यूथ पार्टिसिपेट करती हैं, बल्कि जो आम किसान हैं वो लोग भी शामिल होते हैं, और इसी चीज़ को कर्नाटक मेथड कहते हैं। कर्नाटक मेथड का यहाँ पे क्या मतलब है कि सबोटेजिंग की जा रही है और इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो स्ट्राइक, बॉयकॉट, पिकेटिंग, ये बात बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा। दूसरा ये कह रहा है वाइड स्प्रेड अटैक देखने को मिला रूरल एरियाज़ में बहुत सारे सिंबल्स में, तो ये बात बिल्कुल सही है। होम रूल लीग नहीं, होम रूल लीग तो बहुत पहले की बात है, और कर्नाटक मेथड, ठीक है। तो आंसर इसका जो ऑप्शन सी होगा 1, 2 और 4। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं अब क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड, और हर टॉपिक को हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, चाहे हम बैच में पढ़ें या यूट्यूब पे भी जो मैं लेक्चर्स लेता हूँ उनमें भी हम इसी तरीके से टॉपिक कवर करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।